अध्याय 311 सैन्य न्यायाधिकरण तीसरा अद्यतन। सैन्य न्यायालय अब आधिकारिक रूप से सत्र में है। हम ग्रेट किन अंतरिक्ष यान के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले की सुनवाई कर रहे हैं। ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय में छात्रों की भर्ती चल रही थी और वापसी मार्ग पर भूत जाति ने घात लगाकर हमला कर दिया। भर्ती हुए 600 नए छात्रों और 108 अंतरतारकीय योद्धाओं में से 657 मारे गए, केवल 51 ही जीवित बचे। आरोपी और संदिग्ध वीर को भूत कबीले का गद्दार बताया गया है और इस मामले की विशेष सुनवाई की जा रही है। सैकड़ों मंजिला ऊंचे उस भव्य हॉल में एक भव्य और गंभीर आवाज गूंजी जो कान बहरा कर देने वाली थी। वीर जब अभियुक्त के कटघरे में खड़ा था तो ऊपर की ओर देखते हुए तेज सफेद रोशनी चमक रही थी। हॉल एक विशाल स्तंभ की तरह था जो आकाश में ऊंचा उठता हुआ प्रतीत होता था। प्रत्येक स्तर लोगों से भरा हुआ था और ऊपर से नीचे देखते हुए उनकी आकृतियां झिलमिलाती हुई दिखाई देती थीं। असंख्य निगाहें उस पर आकर टिक गईं, मानो 10,000 तीर उसके दिल को भेद रहे हों और उसे पूरी तरह से घायल करने की धमकी दे रहे हों। दबाव बहुत अधिक था, एक सामान्य व्यक्ति का हृदय इसे सहन नहीं कर पाता। हालांकि वीर ने गहरी सांस ली, अपनी सीट पर सीधा बैठ गया, अपनी सांसों को नियंत्रित किया और सीधे उनकी निगाहों में देखा। जब हर कोई उसे दोषी ठहरा रहा था तो अब वह घबरा नहीं सकता था। उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए खुद का बचाव करना ही था। क्या वो वही है? मैंने सुना है कि वो घोस्ट क्लैन का गद्दार है। कितना घिनौना! उसकी वजह से कितने प्रतिभाशाली छात्र मारे गए। अगर मैं कर सकता तो मैं सचमुच उसे मार डालना चाहता। हॉल में हत्या के इरादे से भरी फुसफुसाहट गूंज रही थी। चुप रहो! एक भीषण गर्जना ने सारे शोर को दबा दिया। ऊपर एक लंबा चौड़ा व्यक्ति बैठा था जिसका चेहरा चौकोर, गंभीर और प्रभावशाली था। उसकी निगाहें चारों ओर घूमती रहीं और किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसकी आंखों में आंखें मिलाए। सबने अपने सिर झुका लिए। वीर, एक गवाह ने तुम पर भूत कुल का गद्दार होने का आरोप लगाया है। क्या तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? सर्वोच्च न्यायाधीश ने घोषणा की। मैं मशहूर हो गया है ना? वीर ने धीरे से बुदबुदाया, उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान थी। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी में दाखिल होते ही सबकी निगाहों के सामने उस पर मुकदमा चलने लगा। अब तो शायद पूरी ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी उसे जानती थी, लेकिन ये प्रसिद्धि पूरी तरह से बदनामी थी। मैं दोषी नहीं हूँ। इन विचलित करने वाले विचारों को दरकिनार करते हुए वीर ने अपना सिर उठाया और दृढ़ता से कहा, वह निर्दोष था। वह अपना जुर्म कैसे कबूल कर सकता था? हम ग्रैंड जस्टिस का चेहरा गंभीर हो गया और उनकी आवाज के साथ एक अदृश्य दबाव एक विशाल पर्वत की तरह नीचे की ओर आ गिरा। उसका दिमाग बुरी तरह से दबा हुआ था, वह जरा से भी बाहरी विचार को ग्रहण करने में असमर्थ था। वह चाहता था कि वह पूछे गए हर सवाल का जवाब दे सके, कुछ भी छिपाने की हिम्मत न करे। मानसिक दबाव, ये वास्तविक दबाव झूठा नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि यह उसे हर दिशा से अभिभूत कर रहा है, वीर की अपेक्षा कहीं अधिक। एक आम इंसान के दिमाग को निस्संदेह हेरफेर करके उसके सभी आंतरिक रहस्यों को उजागर करवा दिया जाएगा, यहाँ तक कि वह ये भी कबूल कर लेगा कि बचपन में उसने पड़ोसी की बड़ी बहन को नहाते हुए छुपकर देखा था। लेकिन वीर ने अपनी निगाहें नीचे कर लीं, अपने दिल को स्थिर किया और अविचलित रहा। मैं आपसे फिर पूछता हूँ, क्या आप अपना अपराध स्वीकार करते हैं? मानसिक दमन के साथ महान न्यायाधीश की आवाज लोगों के दिमाग में गहराई तक उतरती, रहस्यों को उजागर करती। मैं दोषी नहीं हूं, वीर ने बिना किसी झिझक के फिर से कहा। अरे दिलचस्प! इस व्यक्ति की इच्छाशक्ति इतनी दृढ़ है कि वह ग्रैंड जस्टिस के इरादे से दब नहीं पाया। ये व्यक्ति काफी दिलचस्प है। एक कुलीन साधक की साधना क्षमता का ग्रैंड जस्टिस के मानसिक दबाव को सहन कर पाना उसे अपने साथियों के बीच एक दुर्लभ प्रतिभा बनाता है। अगर कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति गद्दार हो तो उसका क्या फायदा? वह तो मानवता को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। सचमुच, प्रतिभा जितनी प्रबल होगी, नुकसान उतना ही अधिक होगा। कोई भी काम 3 बार नहीं होता। वीर को दोषी ठहराने के लिए लगातार 2 प्रयास विफल होने के बाद ग्रैंड जस्टिस काफी देर तक चुप रहे और अंत में उन्होंने प्रश्न बदल दिया। प्रतिवादी वीर, ग्रेट किन अंतरिक्ष यान को भूत जाति ने नष्ट कर दिया था। आपने लाइफ पॉड नहीं लिया था, तो आप भूत कबीले के पीछा करने से बचकर ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी कैसे लौट आए? मेरे पास अपना खुद का फोल्डिंग स्पेसशिप है। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी की गश्ती टीम इसकी गवाह है, वीर ने जवाब दिया। चीतियांजियो, क्या ऐसा है? ग्रैंड जस्टिस ने फिर पूछा। वीर को आप ही वापस लाए थे और उसे गिरफ्तार भी आपने ही किया था। क्या उसने जो कहा वह सच है? ग्रैंड जस्टिस ने पूछा।
जी हाँ, लाल बालों वाला आदमी पास आया और गहरी आवाज में बोला, वीर सचमुच निजी अंतरिक्ष यान में ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी लौट आया। जब हमारी उससे मुलाकात हुई तो अंतरिक्ष लुटेरे उसका पीछा कर रहे थे। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि यह अंतरिक्ष यान उसी का है। हालांकि वीर के गद्दार होने की आशंका के कारण उसके मन में उसके प्रति गहरी दुर्भावना थी, फिर भी उसने सच ही बोला। ग्रैंड जस्टिस ने टैप करना शुरू किया और एक फाइल खोली। उनके सामने बुरी तरह क्षतिग्रस्त, जली हुई बाहरी परत वाला एक अंतरिक्ष यान प्रकट हुआ। तुम अकेले ही भूत कबीले के पीछा करने से कैसे बच निकले? इस अंतरिक्ष यान को जो नुकसान हुआ उसका क्या हुआ? तुमने ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी का सटीक स्थान कैसे पता लगाया? ग्रैंड जस्टिस ने कई सवाल पूछे। उनके विचार में ये अज्ञात चीजें संदेह के कई बिंदुओं से भरी हुई थीं। कोई व्यक्ति बिना किसी मार्गदर्शक के अकेले ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी कैसे लौट सकता था? उसने ये कैसे किया? ये सचमुच थोड़ा अविश्वसनीय था। ये जानना जरूरी है कि वीर का अभी अभी दाखिला हुआ था और उसने अभी तक आधिकारिक तौर पर नामांकन भी नहीं कराया था। वह ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी का स्थान इतनी सटीकता से कैसे बता सका? वीर ने गहरी सांस ली और अपने विचारों को व्यवस्थित किया। यह जवाब सावधानीपूर्वक देना आवश्यक था क्योंकि यह उसकी निर्दोषता से संबंधित था। अगर उसने सही जवाब नहीं दिया तो न केवल वह खुद को साबित करने में असफल रहेगा, बल्कि इससे कई अतिरिक्त संदेह भी पैदा होंगे, जिससे स्थिति और बिगड़ जाएगी और सच्चाई झूठ में बदल जाएगी। ग्रेट किन अंतरिक्ष यान के नष्ट होने के बाद मैं अपने निजी अंतरिक्ष यान में अकेले एक वर्महोल से यात्रा कर रहा था, जहां मेरा सामना एक विशालकाय भूतिया अजगर से हुआ। बाद में मुझे वर्महोल से बाहर निकलकर प्रकाश की गति से भी कम गति से यात्रा करनी पड़ी, जिससे मैं विशाल अंतरतारकीय अंतरिक्ष में खो गया, जब तक कि मेरी मुलाकात एक परिवहन जहाज से नहीं हुई और मैंने उन्हें तारा में आकाश के जिन्नों से बचाया। इसके बाद मेरा सामना अंतरिक्ष समुद्री डाकुओं की लूट से हुआ। मैंने परिवहन जहाज से ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी का एक नेविगेटर प्राप्त किया और अकेले ही लड़ते हुए वहां से निकल पड़ा। फिर मेरी मुलाकात ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी की गश्ती टीम से हुई। वीर ने संक्षेप में अपने पिछले अनुभवों का पूरा विवरण दिया, बिना कुछ छिपाए। हालांकि उनके शब्द सीधे साधे थे, फिर भी यात्रा की कठिनाई का अंदाजा लगाया जा सकता था। गोब्लिन का सिर और वे अंतरिक्ष समुद्री डाकू रोबोट अभी भी मेरे अंतरिक्ष यान पर हैं, ये सब सबूत हैं। उसने अपने सबूत पेश किए। जूरी के सदस्यों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। ग्रैंड जस्टिस ने एक बार फिर जानकारी जुटाए। वीर के जहाज पर मिले गोब्लिन का सिर और मशीन पेश किए गए, जिससे वीर की बातों की सत्यता साबित हुई। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी का नाविक बेहद कीमती है। वह परिवहन पोत इसे आपको देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? ग्रैंड जस्टिस ने फिर से जोर देकर पूछा और अधिक से अधिक विस्तृत प्रश्न पूछते हुए उनका हावभाव ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे वीर के सभी रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित हों। क्योंकि मैंने अंतरिक्ष लुटेरों से उनकी जान बचाई। उन्होंने ब्लैक स्कल पायरेट ग्रुप को उकसाया था और अगर मैंने लुटेरों को दूर नहीं किया होता तो वे भाग नहीं पाते। उन्होंने मुझे नेविगेटर सिर्फ एक सौदेबाजी के लिए दिया था। वीर ने जवाब दिया। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। इस तरह से जवाब देते रहना बहुत निष्क्रिय रवैया था और इससे मामले से असंबंधित कई रहस्य उजागर हो जाते। उसने आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा, महान न्याय, मुझ पर आरोप किसने लगाया है? मैं घोस्ट प्लान का गद्दार बिल्कुल नहीं हूं और मैं उस व्यक्ति का अदालत में सामना करने का अनुरोध करता हूं। ये सुनकर ग्रैंड जस्टिस ने तुरंत जूरी के साथ इस पर चर्चा की। इतनी देर तक पूछताछ करने के बाद वीर की गवाही में कोई खामी नहीं थी और उससे ज्यादा कुछ पता लगाना भी उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत एक सहमति पर पहुंच गए। वादी को अंदर लाओ, ग्रैंड जस्टिस ने गरजते हुए कहा। इसके कुछ ही देर बाद सैन्य अदालत के दरवाजे खुल गए। 5 मीटर से अधिक लंबा एक विशालकाय व्यक्ति सैनिकों के एक समूह के साथ अंदर आया, जो शुरू में हैरान दिख रहा था, फिर वीर की ओर उसकी निगाहें अविश्वसनीय रूप से भयावह और ठंडी हो गईं। अध्याय 312 न्यायालय में गर्मागरम बहस। क्या ये वही है? फेरोट। उसका 5 मीटर लंबा विशालकाय शरीर बहुत ही ध्यान खींचने वाला था। वीर ने जैसे ही उस विशालकाय को देखा, उसकी आंखें तुरंत ही तलवार की तरह तेज हो गईं। ये सचमुच अमेरिका ग्रह का फेरोट था। इससे पहले ग्रेट किन अंतरिक्ष यान पर भूत राक्षसों ने हमला कर दिया था और वह ढहने की कगार पर था। सभी अपनी जान बचाने के लिए भाग गए और उसे फेरोट ने फंसा दिया, जिसने उसके भागने का रास्ता काट दिया, जिससे उसे भूत राक्षसों के हमले का अकेले सामना करना पड़ा।
उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी अब खुद को पीड़ित बताएगा और उन पर मानव गद्दार होने का झूठा आरोप लगाएगा। पुरानी और नई दुश्मनी के मिले जुले भावों के साथ वीर की आंखों में हत्या का इरादा साफ झलक रहा था। महान न्याय, क्या आपने उसकी निगाहें देखी? कितनी भयानक, मानो वह मुझे मार डालना चाहता हो। उसे जरूर जलन हो रही होगी कि मैंने उसके घिनौने मानव गद्दार होने का पर्दाफाश कर दिया, और वह मुझसे दिल से नफरत करता होगा। विशालकाय फेरोट देखने में बेहद क्रूर लग रहा था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी निर्मम प्रकृति थी जो उसके बाहरी रूप से बिल्कुल विपरीत थी। सैन्य दरबार में प्रवेश करते ही उसने वीर की निंदा करना शुरू कर दिया, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। वीर ने गहरी सांस ली, अपनी आंखों की तीक्ष्णता को नियंत्रित करते हुए यह महसूस किया कि यह प्रतिद्वंद्वी साधारण नहीं था, बल्कि एक क्रूर भेड़िए की तरह था जो जरा सी भी कमजोरी दिखाने पर उसका मांस नोच डालेगा। फेरोट का दबदबा तो बहुत था, लेकिन यह एक आरोप था, पुख्ता सबूत नहीं, और इसमें साक्ष्यों का अभाव था। ग्रैंड जस्टिस और जूरी स्वाभाविक रूप से ऐसे एक तरफा बयानों को नहीं सुनेंगे, लेकिन यह अपरिहार्य था कि वीर के प्रति उनकी दुर्भावना बहुत बढ़ जाएगी। फेरोट का लक्ष्य पूरा हो चुका था, और वह पहले से कहीं अधिक निर्दयी हो गया था। वह वीर को एक ही झटके में मौत के घाट उतारना चाहता था। न्यायमूर्ति महोदय, कृपया ये वीडियो देखें। अंतरिक्ष यान चकनाचूर हो गया, उसका ढांचा बिखर गया और उसके बीच एक आकृति पालथी मारकर बैठी रही, हिलती डुलती नहीं। भूत राक्षसों का एक समूह उसके चारों ओर दहाड़ रहा था, फिर भी वे एक कदम भी करीब नहीं आ सके। ये किसी हमले से ज्यादा किसी रक्षक की तरह लग रहा था। महान न्याय, कृपया देखिए, सब लोग जल्दी देखिए। अंतरिक्ष यान चकनाचूर हो गया और वीर जीवन रक्षक पात्र में नहीं चढ़ पाया। वह भूतिया प्राणियों की घेराबंदी में फंस गया। एक साधारण अंतरतारकीय साधक कैसे बच सकता है? उसे वहां अकेले देखिए। वे भूतिया प्राणी वास्तव में उस पर हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी रक्षा कर रहे हैं। अगर वह मानव गद्दार नहीं है, तो वह कौन है? फेरोट को वीर की सबसे बड़ी कमजोरी मिल गई थी। वह जोर से चिल्लाया, उसके शब्द चाकू की तरह चुभ रहे थे, मानो वह वीर को तब तक छुरा घोंपना चाहता हो जब तक वह घावों से भर न जाए। वूश वूश वूश। पल भर में अनगिनत निगाहें तेज तलवारों की तरह वीर पर आकर टिक गईं, मानो वीर को 1000 टुकड़ों में काट देना चाहती हो। यह आदमी सचमुच में मानव गद्दार है। उसका दिमाग कितना शातिर है। सबके फैसले का सामना करते हुए वह पहले तो धारा प्रवाह बोल पाता था, लेकिन अब देखते हैं कि वह कैसे बहस कर पाता है। ऐसे धूर्त स्वभाव के साथ उसे उन प्रतिभाशाली परीक्षार्थियों और अंतरतारकीय योद्धाओं के साथ मृत्युदंड दिया जाना चाहिए जो अन्यायपूर्ण तरीके से मारे गए। ... जनता के आक्रोश के बीच सैन्य अदालत में उसे मार डालो के नारे गूंजने लगे। चुप रहो, महान न्यायाधीश ने गहरी चीख मारी, सारी आवाज को दबाते हुए, और वीर से सख्ती से पूछा, अभियुक्त, अब तुम्हारा बचाव क्या है? तुम वहां क्यों बैठे थे और भूत जाति ने तुम पर हमला क्यों नहीं किया? मामला गंभीर था, हालात बेहद बिगड़ चुके थे। ये जानकर वीर का दिल बैठ गया। भूत जाति अविश्वसनीय रूप से विचित्र थी। भौतिक शरीर के बिना वे ऊर्जा से भरपूर प्राणी थे जो चुपचाप मानव चेतना पर आक्रमण कर सकते थे और उन्हें अपने वश में कर सकते थे। सर्वथायक अभिजात वर्ग के अंतरतारकीय साधकों को अक्सर उन्हें रोकना मुश्किल लगता था। वीर को सन वुकोन के पौराणिक मार्ग की अनूठी प्रकृति के कारण ही आसानी से परिस्थितियों का सामना करने में सफलता मिली। इस दृश्य में उनकी साधना का रहस्य शामिल था, जिसे वे आसानी से प्रकट नहीं कर सकते थे। वीर ने सच्चाई से जवाब दिया, अपनी साधना के बारे में कुछ जानकारी प्रकट की, लेकिन मूल मुद्दे पर बात नहीं की। यह मेरी जीन क्षमता है। ऐसा नहीं है कि भूत जाति ने मुझ पर हमला नहीं किया, बल्कि मैंने अपनी सारी आभा और इरादों को सील कर दिया, जिससे भूत राक्षसों को मेरे शरीर में प्रवेश करने से रोका जा सका और उन्हें केवल बाहर ही मंडराने के लिए मजबूर किया जा सका। कौन सी जीन क्षमता? फेरोट ने फिर पूछा। एक ऐसी क्षमता जो एक कुलीन साधक को भूत राक्षसों के हमले के बीच भी पूरी तरह सुरक्षित रहने देती है। कितनी अजीब और शक्तिशाली क्षमता है। मैंने अंतरतारकीय जगत में इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? अगर यह सचमुच मौजूद है और अंतरतारकीय जगत में लोकप्रिय है, तो क्या भूत जाति अंतरतारकीय मनुष्यों के लिए खतरा नहीं रह जाएगी? उसके इरादे बेहद दुर्भावनापूर्ण थे। हर शब्द वीर के बयानों की कमजोरियों को निशाना बना रहा था, और वह इसका पूरा फायदा उठा रहा था। बिल्कुल, अगर ऐसी कोई क्षमता होती तो अंतरतारकीय मनुष्यों को भूत जाति का सामना करते समय पहले की तरह इतना विवश नहीं होना पड़ता। मूर्खता मत करो। अंतरतारकीय ब्रह्मांड में ऐसी क्षमता कैसे मौजूद हो सकती है? क्या ये मानव गद्दार झूठ बोल रहा है?
मुकदमे की सुनवाई देख रहे दर्शकों के बीच कानाफूसी की गूंज फैल गई। प्रतिवादी वीर, अब आपको क्या कहना है? ये जीन क्षमता वास्तव में क्या है? ग्रैंड जस्टिस ने फिर पूछा। एक अदृश्य दबाव उनके हृदय स्वभाव को परख रहा था। खासकर इस समय वह घबरा नहीं सकता था। वीर ने निडर होकर सीधे उसकी ओर देखा और कहा, महान न्याय, ये जीन क्षमता मेरे स्वयं द्वारा निर्मित पौराणिक मार्ग, जिसे पत्थर भ्रूण रूपांतरण कहा जाता है, का अंतर्निहित हिस्सा है। यह मानव शरीर को एक पत्थर के भ्रूण में बदल सकता है, जो सभी बाहरी शक्तियों से अप्रभावित रहता है। उन्होंने स्टोन एम्ब्रियो ट्रांसफॉर्मेशन की क्षमता के बारे में संक्षेप में बताया, लेकिन जीन समीकरण के संबंध में सन वुकोन के पौराणिक मार्ग के मूल रहस्य का खुलासा नहीं किया। ये संचरण के रहस्य थे। पत्थर के भ्रूण में रूपांतरित होने की यह क्षमता कैसी? ये तो सरासर मनगढ़ंत कहानी है। हे महान न्यायदेव, आप उस पर विश्वास न करें। और खुद से गढ़ा हुआ पौराणिक पथ, क्या वह खुद को कोई विलक्षण प्रतिभा वाला समझता है जो सितारों को दबा सकता है? फेरोट लगातार चिल्लाता रहा। बिल्कुल सही, खुद से गढ़ा गया पौराणिक मार्ग, ये तो हद से ज्यादा अजीब है। ऐसा लगता है कि यह मानव गद्दार अब पूछताछ का विरोध नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि कुलीन साधक स्तर पर स्वयं द्वारा निर्मित पौराणिक पथों वाले लोग बाद में अंतरतारकीय जगत में प्रमुख हस्तियां बन गए। क्या ये छोटा सा मानव गद्दार ऐसा कर सकता है? ... दर्शक दीर्घाओं में चर्चाओं की गूंज सुनाई दे रही थी। जनमत का सारा दबाव वीर पर था। उनकी नजरों में वीर पहले से ही एक पक्का मानव गद्दार था और आगे किसी भी तरह का बचाव करना बेकार था। यदि आप ठोस और प्रभावी सबूत पेश नहीं कर सकते तो मैं फैसला सुनाऊंगा। ग्रैंड जस्टिस की आवाज गरजती हुई सुनाई दी। वीर कुछ नहीं बोला। सन वुकोन के पौराणिक पथ का विकास क्रम एक अत्यंत गुप्त रहस्य था। वह न केवल इसके बारे में बोल नहीं सकता था, बल्कि अगर वह बोलता भी तो स्थिति और भी बिगड़ जाती। इसमें उनका सबसे बड़ा रहस्य जीन समीकरण शामिल था। अगर उसे इसे प्रकट करने के लिए मजबूर किया गया, भले ही वह इस अदालती मुकदमे से बच जाए, तो जीन समीकरण, एक ऐसी दिव्य कलाकृति, सभी अंतरतारकीय मनुष्यों द्वारा चाही जाएगी, जो उसे रहस्य सौंपने के लिए मजबूर करेंगे। उस समय अंतरतारकीय अंतरिक्ष कितना भी विशाल क्यों न हो, उसके छिपने के लिए कोई जगह नहीं होगी। फेरोट के निरंतर दबाव के आगे शब्दों का प्रभाव पहले ही खत्म हो चुका था। वीर जानता था कि अब और कुछ कहना बेकार है, भले ही वह जो कहे वह सच हो, उसे झूठ ही माना जाएगा। क्योंकि ग्रैंड जस्टिस, जूरी और बाकी सभी लोग उसे अपने मन में पहले ही एक मानव गद्दार मान चुके थे और अब उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। इस स्थिति को पलटने के लिए वह केवल ठोस और प्रभावी सबूतों से ही इसे साबित कर सकता था। पत्थर के भ्रूण में रूपांतरित होने की क्षमता केवल मुझ में ही है। मैं इसे स्वयं प्रदर्शित कर सकता हूँ। इस विकट परिस्थिति में भी वीर घबराया नहीं, बल्कि उसने स्थिति को पलटने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। हे महान न्याय, इस मानव गद्दार की बातें बिल्कुल अविश्वसनीय हैं। वह केवल दिखावटी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए चालें चल रहा है। इससे ये कैसे साबित होता है कि वह भूतिया प्राणियों के आक्रमण का सामना कर सकता है? फेरोट चिल्लाया। लेकिन ग्रैंड जस्टिस ने वीर को ध्यान से देखा, अपना फैसला सुनाया और गंभीरता से घोषणा की, तुम कर सकते हो। क्या? हॉल में हैरानी की एक हल्की सी आवाज गूंज उठी। दर्पण दो लोगों को विभाजित करता है। अगले ही क्षण ग्रैंड जस्टिस के माथे से एक शक्तिशाली मानसिक शक्ति फूट पड़ी, जिसने वीर के चारों ओर के स्थान को घेर लिया। एक पल में वीर ने महसूस किया कि आसपास का वातावरण पूरी तरह से बदल गया है, मानो उसका अपना अस्तित्व ही कट गया हो और वह एक अलग स्थान पर आ गया हो। यह एक दर्पण के दो पहलुओं की तरह था। वे लोग दर्पण के सामने थे और वह पीछे था। वो शून्य लोक में हलचल मच गई। विद्युत चुंबकीय तरंगे फैल गईं, जिससे ठंडे और क्रूर इरादे प्रकट हुए। वीर ने आश्चर्य से देखा, तभी उसे शून्य लोक से ऑक्टोपस जैसे भूतिया राक्षस तैरते हुए दिखाई दिए। भूतों की दौड़। इस महान न्यायाधीश ने वास्तव में इस परग्रही प्रजाति को वश में रखा था। उसकी ताकत भयावह थी। दर्शकों में भी हैरानी की लहर दौड़ गई। इस क्षण वीर को दर्पण में अकेला देखकर भूत जाति तुरंत उस पर खून की गंध सूंघते भेड़ियों की तरह टूट पड़ी और घनी छायाएं बन गईं। जैसे ही वे आगे बढ़े, ऐसा लगा मानो शरीर की सारी गर्मी सूख गई हो और व्यक्ति एक बर्फीले कालकोठरी में डूब गया हो। स्टोन एम्ब्रियो ट्रांसफॉर्मेशन। वीर ने फिर से हस्त मुद्राएं बनाई। उसकी त्वचा पत्थर जैसी हो गई, उसका शरीर ठोस हो गया। आग और पानी के प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता अधिकतम स्तर तक सक्रिय हो गई, जिससे स्टोन एम्ब्रियो ट्रांसफॉर्मेशन की क्षमता पूरी तरह से प्रदर्शित हुई।
भूतिया राक्षस ने उसे चारों ओर से घेर लिया, भयानक हवा के झोंके पैदा किए और लगातार चीखते रहे। फिर भी वीर एक अडिग चट्टान की तरह अटल बना रहा, अविचलित। भूत जाति के अमूर्त शरीर मानो तांबे की दीवार और लोहे की बाधा से टकराए और तुरंत पीछे की ओर उछल गए। ये सचमुच सच है। ये तथाकथित स्टोन एम्ब्रियो ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता वास्तव में भूत जाति का प्रतिरोध कर सकती है। उसने जो कुछ भी कहा वह सब सच है। क्या वह मानव गद्दार नहीं हो सकता? तथ्य शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होते हैं। वीर के प्रत्यक्ष प्रदर्शन ने उनकी निर्दोषता को पूरी तरह से साबित कर दिया। वह पूरे 15 मिनट तक पालथी मारकर बैठा रहा, बिना हिले डुले खुद को बचाता रहा। भूत कबीले ने गुस्से भरी दहाड़ें मारी, लेकिन वे वीर की रक्षा पंक्ति को भेद नहीं सके। ग्रैंड जस्टिस की आंखें तेज रोशनी से चमक रही थीं, मानो वे किरणें बिखेर रही हों जो वीर के शरीर को पूरी तरह से स्कैन करके उसके सभी रहस्यों को उजागर करना चाहती हों। लेकिन एक अदृश्य मानसिक अवरोध ने वीर के पूरे शरीर को घेर लिया था, जिससे वह दोषरहित और बिना किसी कमजोरी के रह गया था। इसे भेदना किसी भी तरह से संभव नहीं था। सैन्य दरबार में अन्य छिपी हुई निगाहें भी इस ओर केंद्रित होती थीं, लेकिन उन्हें हमेशा प्रवेश करने से रोक दिया जाता था। वापस लो। ग्रैंड जस्टिस की आंखें सिकुड़ गईं, दर्पण लोक पीछे हट गया और भूत जाति उसके साथ गायब हो गई। सब कुछ एक भ्रम की तरह हो गया। वहां तुरंत सन्नाटा छा गया। वीर ने वास्तविक सबूतों के साथ अपनी निर्दोषता साबित कर दी थी। महान्यायदेव, उस पर विश्वास मत करो। कृपया ये वीडियो देखो। फेरोट फिर भी अनिच्छुक था और अचानक उसने एक और वीडियो जारी कर दिया। फुटेज में वीर अकेले ही एक हठी चट्टान में परिवर्तित हो जाता है, जो अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है, अनगिनत ब्रह्मांडीय विकिरणों को सहन करता है और पूरी तरह से अविचलित रहता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? फेरोट ने गहरी आवाज में कहा, उसकी स्टोन एम्ब्रियो ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अंतरिक्ष में कैसे घूम सकता है? ये तो सरासर असंभव है। आप जानते हैं कि ग्रैंडमास्टर स्तर के अंतरतारकीय साधक ही मुश्किल से ऐसा कर पाते हैं। वह, एक साधारण कुलीन साधक, ये कैसे कर सकता है? क्या उसने आखिरकार अपनी कोई कमजोरी दिखा दी है? वीर की आंखों में चमक आ गई जब उसने देखा कि कैमरे का कोण बहुत अजीब था, मानो इसे क्लोज-अप दृष्टिकोण से फिल्माया गया हो। लेकिन अगर उसे सही से याद है तो उस समय उसके आसपास केवल भूतिया जीव ही थे। फेरोट को यह वीडियो कैसे मिला? मेरे पास एक वीडियो भी है, कृपया सभी लोग देखें। वीर के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने अपनी पहचान चिप को टैप किया। एक जोरदार हंसी गूंज उठी। हाँ, वीर, हम पहले निकल रहे हैं, कृपया हमारी वापसी में सुरक्षा प्रदान करो। अगर हम सुरक्षित बच निकले तो हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। तस्वीर में फेरोट ने एक ही मुक्के से आग की एक शक्तिशाली धारा निकाली, जिससे रास्ता पूरी तरह से नष्ट हो गया। वीर का मार्ग अवरुद्ध हो गया और वह एक विकट स्थिति में फंस गया। महान्यायदेव, उस पर विश्वास मत कीजिए, ये पूरी तरह से एक साजिश है। फेरोट स्तब्ध और क्रोधित दोनों था। लेकिन वीर ने धीमी आवाज में कहा, हे महान न्याय, अगर मेरे निर्दोष होने की संभावना मात्र 1/10वां हिस्सा भी है, तो इसका मतलब ये भी है कि इस वीडियो के असली होने की संभावना भी 1/10वां हिस्सा है। कि फेरोट ने मुझे इस तरह फंसाने के बाद मुझे बच निकलते देखकर मुझ पर झूठा आरोप लगाया कि मैं मानव जाति का गद्दार हूं। उस पर शक करना भी बहुत जरूरी है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इस फेरोट के मानव जाति का गद्दार होने की संभावना भी 1/10वां हिस्सा है? उसके शब्द धातु और पत्थर की तरह गूंजते हुए गिरे। स्विश स्विश स्विश। असंख्य निगाहें पल भर में फेरोट पर केंद्रित हो गईं, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी पीठ में सुइयां चुभ रही हो, और वह बेचैन हो गया। अध्याय 313 गद्दार कौन है? स्थिति तुरंत पलट गई। फेरोट को गहरा सदमा लगा और गुस्सा भी आया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जब वीर के सामने कोई रास्ता नहीं बचेगा तब भी वह इतना शांत रहेगा और उसके लिए इतना बड़ा जाल बिछाकर पासा पलट देगा और उसे मुश्किल में डाल देगा। अब वह इसका विरोध कैसे कर सकता था? महान न्यायाधीश और सम्मानित जूरी सदस्यों, इस मानव गद्दार की एक तरफा कहानी पर विश्वास न करें। वह मेरे द्वारा उसकी मानव गद्दार के रूप में पहचान उजागर करने से नाराज है और जानबूझकर एक अच्छे व्यक्ति को फंसा रहा है। उसने वीर पर लगातार झूठे आरोप लगाए, लेकिन इस समय तक वह पहले ही संदिग्ध बन चुका था। उसकी बातों में कितनी सच्चाई हो सकती थी? इसके विपरीत, वह जितना ज्यादा घबराता था उतना ही ज्यादा संदिग्ध प्रतीत होता था। चुप रहो, ग्रैंड जस्टिस ने गरजते हुए कहा। उनकी आवाज दबी हुई गड़गड़ाहट की तरह गूंजी और सारे शोर को दबा दिया। उन्होंने क्रोध दिखाए बिना ही सम्मान अर्जित किया।
सभी की निगाहें फेरोट पर टिकी थीं, सब उसे बारीकी से देख रहे थे। फेरोट का निशाना प्रतिवादी वीर ही था, इन दोनों में से कोई न कोई गद्दार जरूर होगा। अब अभियुक्त ने तथ्यों के आधार पर बार बार अपनी निर्दोषता साबित कर दी थी और उसके खिलाफ अधिकांश संदेह दूर हो चुके थे। इसलिए वर्तमान स्थिति पेचीदा थी। वीर के खिलाफ फेरोट के सबूत निराधार थे। आखिर किस गहरी नफरत ने उसे इतना आश्वस्त कर दिया था कि दूसरा व्यक्ति मानव जाति का गद्दार है? वीर द्वारा यह अनुमान व्यक्त करने के बाद उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उसे पहले अनदेखी की गई कई बातें याद आ गईं। जब ग्रेट किन अंतरिक्ष यान विघटित हुआ तो अलार्म ने लोगों को जल्दी से बचाव कक्षों में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। वीर अकेले ही शुरू में भागने में फेरोट से आगे था, लेकिन फिर फेरोट ने उसे पीछे छोड़ दिया और उसके भागने का रास्ता काट दिया। वह इस व्यक्ति से पहले भी लड़ चुका था। फेरोट का शरीर बहुत बड़ा था और उसकी गति तेज नहीं थी, फिर भी वह उससे आगे कैसे निकल पाया? वह जितना इसके बारे में सोचता गया उतना ही यह भयावह होता गया। अगर फेरोट भूत जाति के साथ मिलीभगत नहीं कर रहा था तो बिना किसी बाधा के वह पूरी गति से आगे बढ़ सकता था और उससे आगे निकल सकता था। तुम सचमुच पहले निंदा करने वाले खलनायक हो। पता चला कि असली गद्दार तो तुम ही हो। पुये के होंठ एक गहरी ठंडी मुस्कान में बदल गए। हालांकि स्थिति में काफी बदलाव आ चुका था, लेकिन ठोस सबूतों के अभाव में एक संदिग्ध के दृष्टिकोण से वीर अभी भी प्राथमिक संदिग्ध था। प्रतिवादी वीर, क्या हुआ? महान न्यायाधीश ने काफी शांत स्वर में पूछा। उनकी आवाज गहरी थी। क्या आपके पास निजी अंतरिक्ष यान नहीं था? जब महान किन अंतरिक्ष यान विघटित हुआ तो आप सीधे वहां से क्यों नहीं निकले? इसके बजाय आपने ब्रह्मांड में भटकते हुए अपनी जान जोखिम में डालने का विकल्प चुना। क्योंकि उस समय बहुत सारे भूतों ने मुझे घेर लिया था, जिससे तुरंत निकलना नामुमकिन था। जैसे ही मैं अपना फोल्डेबल स्पेसशिप निकालता, वे भूत राक्षस भी मौका पाकर मेरे स्पेसशिप में घुसकर उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। अगर ऐसा होता तो सचमुच सब कुछ खत्म हो जाता। इसलिए मैंने जानबूझकर खुद को निष्क्रिय अवस्था में डाल दिया, जिससे भूत जाति के ये सदस्य लकवाग्रस्त हो गए। आखिरकार जब वे दूसरे एस्केप पॉड्स का पीछा कर रहे थे, मैं बहुत दूर चला गया। फिर मौका पाकर मैंने अपना स्पेसशिप खोला और एक ही झटके में वहां से भाग निकला। वीर के शब्द भले ही शांत थे, लेकिन उनमें छिपा खतरा सराहनीय था। एकमात्र कुलीन साधक होते हुए भी वह अनगिनत भूत जाति के सदस्यों की भारी घेराबंदी से बच निकलने में कामयाब रहा। साहस, वीरता, बुद्धिमत्ता, शक्ति, इनमें से किसी की भी कमी नहीं हो सकती थी। इसके बारे में सोचना ही असाधारण लगता है। अगर वीर सचमुच में मानव गद्दार नहीं होता तो क्या वह एक दुर्लभ प्रतिभाशाली परीक्षार्थी नहीं होता? हालांकि इस सैन्य अदालत ने वीर को बेहद कठोर वातावरण में डाल दिया, लेकिन इसने उनके कई असाधारण गुणों को सबके सामने प्रदर्शित करने का अवसर भी प्रदान किया। ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय की विभिन्न अकादमियों के कई महत्वपूर्ण व्यक्ति दरबार में उपस्थित थे। उनकी एक दूसरे को देखकर उनकी मनोवृत्ति में सूक्ष्म परिवर्तन आया। शत्रुता से लेकर उदासीनता तक, फिर शांति तक, और अंत में धीरे धीरे ये प्रशंसा में बदल गया। फेरोट ने भी माहौल को लेकर आशंका जताई और चिल्लाकर कहा, महान न्यायाधीश, आदरणीय जूरी सदस्यों, कृपया उसके बहकावे में न आए। आपको पता होना चाहिए कि अंतरतारकीय साधना करने वाले केवल ग्रैंडमास्टर स्तर के ही लोग अपने भौतिक शरीर के साथ अंतरिक्ष में चलने का प्रयास कर सकते हैं। एक साधारण कुलीन साधना करने वाला ऐसा कैसे कर सकता है? ये तर्कहीन है, अस्तित्व तर्कसंगत है। वीर स्वाभाविक रूप से उसे अपने ऊपर झूठे आरोप लगाने नहीं दे सकता था। उसने दृढ़ता से कहा, महान न्याय, मैं स्वयं को सिद्ध कर सकता हूं। कृपया मुझे एक काल्पनिक ब्रह्मांड का स्थान प्रदान करें। वीर के आत्मविश्वास को देखकर और उसकी आंखों में प्रशंसा का भाव देखकर ग्रैंड जस्टिस ने गहरी आवाज में कहा, क्या यह मुश्किल है? फेरोट के हृदय में बेचैनी की भावना जाग उठी। दर्पण दो दुनियाओं में विभाजित हो गया। ग्रैंड जस्टिस ने एक बार फिर अपनी विशाल मानसिक शक्ति का उपयोग करते हुए अंतरिक्ष को काट दिया, जिससे वीर एक दर्पण लोक में अकेला रह गया। लेकिन इस बार कृत्रिम क्षेत्र अंतरिक्ष का शून्य था, जहां कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। अंधकार, ठंड, जानलेवा सन्नाटा, हवा, प्रकाश, तापमान, सब पल भर में गायब हो गए। अत्यधिक आंतरिक दबाव के कारण मानव शरीर के मूलभूत अणु त्वचा के नीचे से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो गए। शरीर से पानी कम हो गया और वह तेजी से क्रिस्टलीकृत होने लगा। स्टोन एम्ब्रियो ट्रांसफॉर्मेशन। वीर का मन गहरे अंतर्मुखी हो गया। वह एक तरह की निष्क्रिय अवस्था में प्रवेश कर गया और स्टोन एम्ब्रियो ट्रांसफॉर्मेशन के एक गहरे स्तर की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिससे उसकी सारी ऊर्जा वापस आ गई।
शून्य लोक में एक आकृति पालथी मारकर बैठी थी, एक निर्जीव पत्थर की तरह, बिना किसी शुरुआत या अंत के, दिशाहीन रूप से भटकती हुई, ये जाने बिना कि वह कहाँ जाकर रुकेगी। अद्भुत क्षमता, ये सच है। मुझे जीन शक्ति का उतार चढ़ाव महसूस हो रहा है। ये कौन सा पौराणिक मार्ग है? ये वीर सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा है जिसने अपना खुद का पौराणिक मार्ग बनाया है, अविश्वसनीय। उस पर घोस्ट क्लैन की कोई आभा नहीं है। वीर पर अनगिनत आध्यात्मिक निगाहें पड़ी और ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी के कई बड़े अधिकारियों ने सहमति में सिर हिलाया। जैसे जैसे वीर ने लगातार खुद को साबित किया, उसके खिलाफ लगे अधिकांश संदेह दूर हो गए। उनकी निगाहें तीव्र हो गईं। इतनी कम उम्र का साधक एक बिल्कुल नया पौराणिक मार्ग कैसे खोल सकता है और सफलतापूर्वक अगले लोक तक कैसे पहुंच सकता है? ये किस प्रकार की प्रतिभा थी? कुछ ही लोग उनकी बराबरी कर सकते थे। भले ही उसकी वर्तमान शक्ति अपर्याप्त थी, लेकिन उसकी क्षमता उन प्रतिभाशाली छात्रों से कहीं अधिक थी जो पहले से ही महान साधक थे। इसके अलावा उसकी पहचान संबंधी जानकारी के अनुसार वीर आत्माहीन तारामंडल, सौर मंडल से आया था। उसकी सारी साधना उसने स्वयं अपने दम पर की थी, न कि किसी औषधि पात्र की तरह विभिन्न साधना संसाधनों का संग्रह करके। यह असाधारण रूप से दुर्लभ था। निकालना। 10 मिनट जल्दी बीत गए। वीर को दबाव और तापमान रहित अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में चमत्कारिक अवस्था में सहन करते देख महान न्यायाधीश ने सच्चाई को भांपते हुए तुरंत अपने उपाय वापस ले लिए। वीर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, एक गहरी ठंडी सांस छोड़ी और अपनी क्षीण हो चुकी मूल ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया। ऐसा प्रतीत होता था कि इस विधि से अंतरिक्ष पार करना बिना किसी कीमत के नहीं था। सभी की आंखों में समझदारी झलक रही थी। उन्हें लग रहा था कि यह बात तर्कसंगत है। एकमात्र साधक अभिजात वर्ग का अंतरिक्ष प्राणी की तरह ब्रह्मांड में भटकना निश्चित रूप से बहुत बड़ी कीमत पर होगा। अनजाने में ही वीर की ओर उनकी तीखी निगाहें धीरे धीरे नर्म पड़ गईं। वीर के विपरीत, जिसका संदेह धीरे धीरे दूर होता जा रहा था, फेरोट का संदेह काफी बढ़ गया था। आखिर वह मानव गद्दार कौन था? असंख्य निगाहें उन दोनों के बीच घूमती रहीं। जब दो लोग आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को मार डालते हैं, तो उनमें से एक गद्दार जरूर होता है। वह कौन हो सकता है? महामहिम, अभी सबूत पूरी तरह से अपर्याप्त हैं, जिससे इन दोनों की पहचान करना वास्तव में असंभव है। आत्मा की पहचान का उपयोग क्यों न किया जाए? इस तरह कोई भी रहस्य छिपा नहीं रह सकेगा। जूरी के एक बुजुर्ग सदस्य ने सुझाव दिया। बिल्कुल। हालांकि आत्मा की पहचान बेहद महंगी है, लेकिन एक बार कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। हमें उस मानव गद्दार को ढूंढना होगा और उसे उन परीक्षार्थियों की अन्यायपूर्ण मौत का बदला चुकाना होगा। मानव जाति के गद्दारों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ... पूरा दृश्य निंदा की चीखों और फांसी की मांग की आवाजों से गूंज रहा था। ग्रैंड जस्टिस ने काफी देर तक विचार किया, उनकी निगाहें बारीकी से सब कुछ देख रही थीं। फिर उन्होंने पूछा, क्या आप दोनों तैयार हैं? हाँ। वीर निडर था, उसका मन बिल्कुल साफ था। क्या? हालांकि फेरोट के चेहरे के भाव एकदम बदल गए और वह बेहद घबरा गया। अध्याय 314 असली अपराधी का खुलासा। आत्मा का मिलन। दोनों की प्रतिक्रियाओं से तुरंत पता चल गया कि श्रेष्ठ कौन था। वीर की निडरता और संयम की तुलना में फेरोट भय से भरा हुआ था। महान न्यायाधीश, सम्मानित जूरी सदस्यों, आप इस मानव जाति के गद्दार पर विश्वास नहीं कर सकते। वह स्पष्ट रूप से मुझे फंसा रहा है, मेरी हत्या करवाने की कोशिश कर रहा है। उसने जोर से चिल्लाया। चुप रहो। महान न्यायाधीश अब और बर्दाश्त नहीं कर सके। उनकी आंखें ठंडी और भेदक थीं जब उन्होंने नीचे देखा, और तीव्र आध्यात्मिक दबाव ने फेरोट को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया, जिससे वह एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। सैन्य न्यायालय की अपनी न्याय प्रणाली है। ये किसी भले व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं करेगा, न ही किसी अपराधी को छोड़ेगा। अब आप दोनों में से कोई भी अपनी निर्दोषता साबित नहीं कर सकता। केवल आत्मा की पहचान ही सच्चाई उजागर कर सकती है। चूंकि यह मानव जाति का गद्दार है, इसलिए वे परग्रही प्रजातियां मानव जाति पर आसानी से भरोसा नहीं करेगी, और उन्होंने निश्चित रूप से आपकी आत्माओं के साथ छेड़छाड़ की होगी। यद्यपि आत्मा की पहचान में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन जब तक कि महान किन अंतरिक्ष यान घटना के पीछे का असली मानव जाति का गद्दार, अपराधी, मिल जाता है, तब तक सब कुछ जायज है। उसकी आवाज घंटी की तरह गूंजी, जो सैन्य न्यायालय में हर किसी को सुनाई दी। फेरोट पहले से ही कीचड़ के ढेर की तरह अपनी सीट पर धंसा हुआ था, विरोध करने में असमर्थ। वीर के होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। अब हम दोनों बराबर संदिग्ध हैं, 50-50 का मौका है। क्या तुम अब भी मुझे फंसाना चाहते हो?
आपकी बातों में अब कोई प्रभाव नहीं रह गया है। आप केवल खुद को ही अपमानित कर रहे हैं। 3 जिंदगियों वाला दर्पण लाओ। महान न्यायाधीश ने गहरी आवाज में आदेश दिया। जल्द ही अदालत के दरवाजे खुले और 2 विशिष्ट सैनिक एक मानव ऊंचाई वाले प्राचीन दर्पण को लेकर हॉल में आए। उनकी तन संरचना को देखकर स्पष्ट था कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। ओह! वीर चौंक गया। उसे इस प्राचीन दर्पण से एक प्राचीन और दूरस्थ आभा का आभास हुआ, मानो इसने अनगिनत उजाड़ युग देखे हों और समय के उतार चढ़ाव से कलंकित हो गया हो। उन्होंने असीम दिव्य लोहे से भी इसी तरह की आभा का अनुभव किया था। ये निश्चित रूप से एक प्राचीन पौराणिक अवशेष था। लेकिन दर्पण पर जगह जगह निशान थे, मानो उसे बहुत नुकसान पहुंचा हो और वह किसी भी क्षण ढहने की कगार पर हो। आत्मा के रहस्य अनंत और मायावी हैं। अंतरतारकीय मनुष्यों के वर्तमान नवोदित संवर्धन के साथ वे अभी तक मानव जाति की आत्मा के मूल सार में गहराई से नहीं उतर सकते हैं। वीर ने आत्मा की पहचान के बारे में पहले कभी सुना भी नहीं था। ऐसा लगता था कि यह 3 जन्मों वाले दर्पण की एक अनोखी क्षमता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हल्के में नहीं किया जा सकता था। यह प्राचीन दर्पण इतना बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था कि अगर इसका बार बार इस्तेमाल किया जाता तो ये सचमुच चकनाचूर हो सकता था। 3 जिंदगियों वाले दर्पण को सक्रिय करो, महान न्यायाधीश ने घोषणा की। हाँ, सैनिकों ने एक साथ चिल्लाते हुए हाथ के इशारे बनाए। उनकी जीन शक्ति प्रकट हुई, मानो प्रकाश की धाराएं हवा में आपस में गुंथकर एक विशाल आकृति बना रही हों। उनकी सारी शक्ति पल भर में 3 जीवन दर्पण में समा गई। प्राचीन दर्पण एक चटकने की आवाज के साथ कंपन हुआ, मानो अनंत नींद से जाग उठा हो। एक कोमल, चकाचौंध रहित, निर्मल प्रकाश नीचे आया, जिसने वीर और फेरोट को घेर लिया। प्रकाश तीव्र नहीं था, लेकिन वीर ने महसूस किया कि उसका शरीर बाहर से अंदर की ओर ठंडा हो रहा है, मानो वह 3 जन्मों और 3 दुनियाओं के माध्यम से प्रकाशित हो रहा हो और कोई भी रहस्य छिपाने में असमर्थ हो। निर्मल प्रकाश में 2 मानव आकार की आत्माएं प्रकट हुई, मानो उन्होंने भौतिक रूप धारण कर लिया हो। निर्मल प्रकाश निरंतर व्याप्त होता रहा, आत्मा के सार में गहराई तक उतरता रहा। आकृतियां धीरे धीरे बदलती गईं, यौवन से बचपन में, फिर शिशु अवस्था में, अंततः निर्मल प्रकाश के एक गोले में विलीन हो गईं। यही मानव जाति की आत्मा का उद्गम था, फेरोट के विपरीत, जिसने लगातार संघर्ष और प्रतिरोध किया। गर्जन, शून्य लोक कांप उठा और एक भयानक गर्जना गूंज उठी, जो पूरी तरह से अराजक थी, विनाश की इच्छा से भरी हुई थी, मानो वह दुनिया को उलट पुलट कर देना चाहती हो। ये किस तरह का राक्षस है? क्या ये कोई भूतिया प्राणी हो सकता है? क्या ये सचमुच एक मानव जाति का गद्दार है जिस पर किसी प्रेतात्मा का साया है? अदालत में हैरानी भरी आहें गूंज उठीं। वीर की आत्मा के उद्गम से सुनहरे बालों वाला, उग्र आंखों वाला एक बंदर लगातार अपनी मुट्ठियों से अपनी छाती पीट रहा था। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी जो आकाश को भेद रही थी। बिल्कुल सही, सब लोग जल्दी देखो, यह मानव जाति का गद्दार है। यह एक नए प्रकार का भूतिया प्राणी है। फेरोट, जो 3 जिंदगियों वाले प्राचीन दर्पण की पहचान को रोकने की कोशिश कर रहा था, इसे देखते ही तुरंत चिल्ला उठा। हालांकि अदालत में मौजूद कई लोग ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय के बड़े नाम थे, जो काफी यात्रा कर चुके थे और अनुभवी थे। उन्होंने हर तरह की परग्रही प्रजातियों को देखा था और वे उसकी एकतरफा कहानी पर आसानी से विश्वास नहीं कर रहे थे। नहीं, ये बंदर क्रूरता से भरा हुआ है। ये किसी शक्तिशाली प्राणी जैसा दिखता है, न कि किसी अलौकिक प्रेत जाति जैसा। बिल्कुल सही, मैं सालों से भूत जाति से लड़ रहा हूं और मैंने इस तरह का भूतिया प्राणी कभी नहीं देखा। लगता है हमें और गौर से देखना होगा। इस वीर के भी कुछ राज हैं। ... स्पष्ट प्रकाश आत्मा के सार में प्रवेश करता रहा और बंदर धीरे धीरे विलीन हो गया। जल्दी देखो, और भी हलचल हो रही है, किसी ने हैरानी से कहा। वीर की आत्मा आध्यात्मिक प्रकाश के एक गोले में समा गई। अगले ही क्षण वह अचानक खुल गया, मानो स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण हो रहा हो। उस अराजकता में अष्टकोणीय आकृति प्रकट हुई और उसमें से मानव शरीर और सर्प की पूंछ वाला एक दिव्य प्राणी निकला, जिसकी दोहरी पुतलियां स्वर्ग और पृथ्वी की सभी घटनाओं का अवलोकन कर रही थी, जो ड्रैगन के शल्कों से ढका हुआ था और दाव आकृतियां धारण किए हुए था। फूशी इमेज, एक हैरान करने वाली चीख सुनाई दी और हंगामा मच गया। फुक्सी हुआशिया मानव जाति से हैं और उन्हें अंतरतारकीय फैंग परिवार द्वारा पूर्वज के रूप में भी माना जाता है। उनके बारे में प्रचलित मिथकों को पौराणिक पुरातत्व के माध्यम से काफी हद तक पुष्ट किया गया है और वे अंतरतारकीय मनुष्यों के बीच काफी प्रसिद्ध हैं। अब मानव जाति के इस गद्दार पर फुक्सी की छवि देखकर इसका क्या मतलब निकलता है?
इस वीर का उपनाम फैंग है। क्या वह फैंग परिवार का वंशज हो सकता है? सच्ची विरासत, वंशानुक्रम की विरासत जितनी सरल नहीं है, यह आत्मा की निरंतरता भी है। फुक्सी डिवाइन इमेज जैसी शीर्ष स्तरीय मानव जाति की विरासत की सुरक्षा के साथ कोई भी प्रेत प्राणी आक्रमण नहीं कर सकता। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये वीर मानव जाति का गद्दार नहीं हो सकता। तो यह वीर वास्तव में फुक्सी का वंशज है। लगता है कि वह निश्चित रूप से मानव जाति का गद्दार नहीं है। क्या मानव जाति का गद्दार फेरोट हो सकता है? अन्यथा वह लगातार इस वीर को निशाना क्यों बना रहा है? सिर्फ शक को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश क्यों कर रहा है? जनता की राय तुरंत पलट गई। वीर ने अपनी आत्मा के मूल में फुक्सी की छवि को देखा। उसके चेहरे पर जटिल भाव थे। वह एक अकेला रहने वाला व्यक्ति था। हालांकि इस जीवन में उसकी पृष्ठभूमि असाधारण थी। उसने कभी किसी पर निर्भर रहने के बारे में नहीं सोचा था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि अंत में फुक्सी ओरिजिन ही उनकी छवि को साफ करने में उनकी मदद करेगा। तलवारों की तरह तेज आंखों की जोड़ियां हवा को भेदती हुई फेरोट पर आकर टिक गईं, मानो उसके शरीर में घुसकर उसे अंदर तक कंपा देने वाली हो। क्या? फेरोट का दिमाग कांप उठा। उसकी आत्मा का मूल डगमगा गया और वह अब 3 जन्मों के दर्पण की आत्मा पहचान का विरोध नहीं कर सका। धुंध की एक परत ऐसे हटी मानो किसी अंडे का छिलका हटाया जा रहा हो। अंदर एक ऑक्टोपस जैसा विशालकाय जीव तैर रहा था, मानो जीवित हो। सबकी निगाहें उस पर पड़ते ही उसने गुस्से से अपना मुंह खोला और चुनौती भरे स्वर में दहाड़ लगाई। ये ऑक्टोपस जैसा दैत्य दिखने में केवल हथेली के आकार का था, फिर भी यह आकारहीन और भयावह रूप से विकृत था। परजीवी भूत प्राणी, ये फेरोट सचमुच मानव जाति का गद्दार है। कितना घिनौना! हम लगभग उसके झांसे में आ ही गए थे। उसने एक सच्चे विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति की बदनामी की। दरबार में अफरा तफरी मच गई। तीव्र भावनाओं के साए में ऐसा लग रहा था मानो आग की लपटें मानव जाति के गद्दार फेरोट को जलाकर राख कर देंगी और उसकी हड्डियों को चूर चूर कर देंगी। फेरोट का चेहरा पीला पड़ गया और वह तुरंत एक मरी हुई मछली की तरह अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा। ग्रैंड जस्टिस की आंखें भयावह थीं, उनकी आवाज गरज की तरह थी, शून्य लोक में विस्फोट की तरह गूंज रही थी, जो हत्या के इरादे से भरी हुई थी। फेरोट, तुम तो बहुत अच्छे से छिपते हो। तो तुम ही असली अपराधी हो जिसने हमारे मानव जाति के विलक्षण प्रतिभा को नुकसान पहुंचाया है। अध्याय 315 भूत खोज आदेश। वह एक मानव गद्दार है। उसने इसे इतनी अच्छी तरह छिपाया था। हम लगभग उसकी चाल में फंस ही गए थे। सौभाग्य से हमने आत्मा की पहचान का इस्तेमाल किया, वरना वह सफल हो जाता। फेरोट की आत्मा में परजीवी के रूप में रहने वाले हथेली के आकार के ऑक्टोपस घोस्ट के बारे में तथ्य उनकी आंखों के सामने थे, जिसे मीठी मीठी बातों से छिपाया नहीं जा सकता था। सैन्य अदालत में हंगामा मच गया। 3 लाइव्स मिरर से आने वाली रोशनी धीरे धीरे कम होती गई और अपनी पहले वाली जर्जर अवस्था में लौट आए। वीर ने गौर किया कि उस पर 2 और दरारें पड़ गई थीं, जिससे वह ढहने के कगार पर पहुंचता जा रहा था। इस समय फेरोट अपनी सीट पर एक मरी हुई मछली की तरह बेसुध पड़ा था। असंख्य तीखी निगाहें घृणा से भरी हुई उसकी ओर घूम गईं, मानो वे उसे 1000 टुकड़ों में काट देना चाहते हों और उन निर्दोष छात्रों का बदला लेना चाहते हों जिनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। मैं अब अभियुक्त वीर को निर्दोष घोषित करता हूं। ग्रैंड जस्टिस ने निर्णायक रूप से फैसला सुनाया। वीर चुप रहा, उसकी निगाहें झुकी हुई थीं। कई उतार चढ़ावों के बाद आखिरकार उसने अपनी बेगुनाही साबित कर दी थी। ताली बजाओ। अदालत में तुरंत तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बहुत अच्छा। झूठे आरोपों का सामना करते हुए उनका साहस सराहनीय है और संकट की घड़ी में भी वे शांत रहे। वे सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा हैं जो भूत जाति के घेरे से अकेले बच निकले। अविश्वसनीय। अब पीछे मुड़कर देखने पर अदालत में मौजूद दर्शकों को आखिरकार समझ में आ गया कि वीर का पिछला प्रदर्शन कितना आश्चर्यजनक था और तालियां गर्जना की तरह गूंज उठीं। वीर ने हल्की सी मुस्कान दी, उसका दिल शांत था और इस व्यवहार ने उन प्रशंसाओं को और भी उत्साहपूर्ण बना दिया। ची तियांजियाओ, जो लाल बालों वाला व्यक्ति उसकी रक्षा कर रहा था, उसने भी उसके प्रति अपना रवैया पूरी तरह बदल दिया और ईमानदारी से माफी मांगते हुए कहा, माफ करना जूनियर, मैंने तुम्हें पहले गलत समझा था, लेकिन अब तुम आजाद हो। वीर का चेहरा शांत था और उसने सिर हिलाया। फिर उसके शरीर पर लगी बेड़ियां हटा दी गईं। कृपया एक तरफ आकर देखते रहिए। इसके बाद हम ग्रेट किन अंतरिक्ष यान दुर्घटना के मामले की सुनवाई जारी रखेंगे। ची तियांजियाओ के मार्गदर्शन में वीर दरबार के केंद्र में एक विशेष स्थान पर आकर बैठ गया और देखने लगा। फेरोट, तुमने हमारे मानव प्रतिभाओं को कैसे नुकसान पहुंचाया?
चूंकि ग्रैंड जस्टिस ने फेरोट की पहचान एक मानव गद्दार के रूप में पुष्टि कर दी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह विनम्र नहीं होंगे। उनकी मानसिक शक्ति प्रचंड हो उठी, फेरोट के सभी विचारों को दबा दिया, जिससे उन्हें प्रतिरोध का जरा सा भी विचार उत्पन्न करने से रोका गया। नदी के पूर्व में 30 वर्ष, नदी के पश्चिम में 30 वर्ष। वीर को अपना बदला लेने के लिए 30 साल की जरूरत नहीं पड़ी, उसने अपना बदला उसी क्षण ले लिया। जब फेरोट ने वीर को मानव गद्दार के रूप में फंसाया तो वह कैसे कल्पना कर सकता था कि वह इतनी जल्दी कैदी बन जाएगा। वह सचमुच मरने लायक ही था। मेरे शरीर पर मौजूद परजीवी भूत एक बार जहाज पर पहुंचने के बाद एक विशेष आवृत्ति वाला ट्रैकिंग सिग्नल स्वचालित रूप से भेज सकता है जिसे मानव तकनीक पकड़ नहीं सकती। फिर भूत जाति स्वचालित रूप से उसका पता लगा सकती है। ग्रैंड जस्टिस की पूछताछ का सामना करते हुए फेरोट खुद को रोक नहीं पाया। उदास आंखों से उसने अपने सारे रहस्य बता दिए। ये शब्द निकलते ही पूरा न्यायालय हंगामा करने लगा। उसे मार डालो, वह इंसान नहीं है। इंसान के रूप में जन्मा, फिर भी देशद्रोही, अपने ही देशवासियों को नुकसान पहुंचाने वाला। सचमुच घृणित। हमें उसकी पृष्ठभूमि की पूरी तरह से जांच करनी होगी और उसके पूर्वजों की सभी 18 पीढ़ियों की पूरी तरह से जांच करनी होगी। ... अदालत में न्यायपूर्ण आक्रोश भर गया था और उग्र क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा, जिससे इस व्यक्ति को राख में तब्दील करने की धमकी दी गई थी। ग्रैंड जस्टिस ने तुरंत क्लिक किया और फेरोट की जानकारी की जांच करने के लिए सीधे मानव डेटाबेस तक पहुंच बनाई। प्रतिवादी फेरोट, तुम्हारे माता पिता हैं, एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है, पूरा परिवार है। तुमने मानवता के साथ विश्वासघात क्यों किया और भूत जाति का साथ क्यों दिया? महान न्यायाधीश ने फेरोट की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा। अगर उसने कुछ भी छिपाने की हिम्मत की तो आगे के तरीके इतने कठोर नहीं होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रह हमेशा से ही विभिन्न परग्रही प्रजातियों पर शोध करता रहा है। मैं एक समय इस संगठन में एक कुलीन योद्धा के रूप में शामिल हुआ था। बाद में मुझे पता चला कि यह संगठन भूत जाति से पूरी तरह संक्रमित हो चुका था और मैं भी इससे बच नहीं सका। फेरोट ने उदास आंखों से कहा। क्या पूरा संगठन ही संक्रमित हो गया? अदालत में सनसनी फैल गई। ये बहुत बड़ी खबर थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रह एक अंतरतारकीय महाशक्ति है, फिर भी इसने गुप्त रूप से एक मानव गद्दार संगठन को पनाह दी थी। ये खबर वाकई चौंकाने वाली थी। ये कौन सा संगठन है? ग्रैंड जस्टिस ने कड़े स्वर में पूछा। फेरोट के चेहरे पर संघर्ष के भाव थे और उसकी आत्मा में मौजूद ऑक्टोपस भूत ने जोर से चीख मारी। मरना। ग्रैंड जस्टिस की आंखें सिकुड़ गईं और एक अदृश्य मानसिक शक्ति ने बलपूर्वक ऑक्टोपस भूत को हवा से बाहर खींच लिया और उसे कुचल दिया। फेरोट का मन कांप उठा और अंततः वह मानसिक दबाव को सहन नहीं कर सका और मुश्किल से बोल पाया। एरिया 50, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? अदालत में मौजूद किसी व्यक्ति ने गुस्से में कहा। ये सभी लोग संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रह से आए थे और कौन नहीं जानता था कि एरिया 50 संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे गुप्त क्षेत्र है जहां राष्ट्रीय रहस्य संरक्षित है। ये स्पष्ट था कि इस व्यक्ति ने एरिया 50 को मानव गद्दारों से भरा हुआ कहने की हिम्मत कैसे की? ये कैसे संभव था? महामहिम, ये व्यक्ति भूत कबीले के वश में है और बकवास कर रहा है। इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। वे अमेरिकी स्तब्ध और क्रोधित दोनों थे। चुप रहो। लेकिन ग्रैंड जस्टिस गुस्से से दहाड़ते हुए बोले, अदालत में शोर मचाने की हिम्मत कौन करता है? यह मामला सच है या नहीं, इसका फैसला मैं खुद करूंगा। बिजली की गड़गड़ाहट की शक्ति के सामने अब कोई भी आसानी से बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। ग्रैंड जस्टिस ने फेरोट की ओर ध्यान से देखा और पूछा, क्या तुमने जो कहा वह सच है? हाँ, फेरोट ने भावहीनता से जवाब दिया। अमेरिकी लोग हैरान और क्रोधित दोनों थे, लेकिन बाकी लोगों के चेहरे पर दूसरों की पीड़ा पर प्रसन्नता के भाव थे। प्राचीन पृथ्वी युग में संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रह एक समय शक्तिशाली था और उस समय का सबसे बड़ा मानव राष्ट्र था। लेकिन अंतरतारकीय युग में प्रवेश करने के बाद इसे हुआशिया अंतरतारकीय गणराज्य ने पीछे छोड़ दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका हमेशा से इसे फिर से पीछे छोड़ने की चाह रखता था और परग्रही प्रजातियों और प्रौद्योगिकी पर शोध करने में अत्यधिक रुचि रखता था। अप्रत्याशित रूप से इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गुप्त संगठन में परग्रही प्रजातियों ने घुसपैठ कर ली और उन्हें इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। ये वास्तव में पूरे अंतरतारकीय जगत के लिए एक मजाक था। आपने दूसरों को निशाना क्यों नहीं बनाया, सिर्फ वीर को ही क्यों फंसाया? एरिया 50 का मामला बहुत गंभीर था और सार्वजनिक सुनवाई के लिए उपयुक्त नहीं था। मुख्य न्यायाधीश ने सही तौर पर ही इस मामले को सुलझाया और अगले प्रश्न की ओर बढ़ गए। हाँ,
सभी लोग उत्सुक हो गए। ग्रेट किन घटना में भी 50 से अधिक लोग बच गए थे। फेरोट ने दूसरों को फंसाने की कोशिश क्यों नहीं की, बल्कि केवल वीर को ही निशाना क्यों बनाया? क्या वीर में कुछ खास बात थी? वीर द्वारा पहले प्रदर्शित किए गए दानव वानर और फुक्सी की छवि को याद करते हुए उनकी वीर में रुचि और भी बढ़ गई। लगता है इस वीर ने भूत जाति का मुकाबला करने के लिए एक अनोखा पौराणिक मार्ग अपना लिया है। भूत जाति को पहले इसके खिलाफ कोई फायदा नहीं मिला था और वे इसे अच्छी तरह से जानते थे। ये वीर भूत जाति की हत्या सूची में शामिल हो चुका है और उस पर इनाम घोषित कर दिया गया है। उन्हें डर है कि अगर वीर शक्तिशाली हो गया तो वह भूत जाति के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा और वे उसे बचपन में ही खत्म करना चाहते हैं। फेरोट ने वीर के प्रति आशंका से भरी गहरी आवाज में कहा। तो बात कुछ ऐसी है। सभी लोग प्रबुद्ध प्रतीत हुए और उन्होंने उनकी और भी अधिक प्रशंसा की। वीर ने पहले जो कहा था वह सरल था, लेकिन वास्तविक स्थिति शायद कल्पना से परे थी, जिससे भूतों को भारी नुकसान हुआ, अन्यथा वे उससे इतनी नफरत नहीं करते। क्या कोई पौराणिक मार्ग है जो विशेष रूप से भूतों का मुकाबला करता है? अनजाने में ही वीर की ओर उनकी निगाहें उत्सुकता से भरी हुई थीं, मानो वे किसी परम खजाने को देख रहे हों। ग्रेट किन अंतरिक्ष यान दुर्घटना की आगे और पुष्टि की आवश्यकता है। सुनवाई किसी और दिन फिर से शुरू होगी और आज अदालत की कार्यवाही अस्थायी रूप से स्थगित की जाती है। ग्रैंड जस्टिस को ऐसा प्रतीत हुआ कि फेरोट द्वारा प्रकट किया गया सच बहुत गंभीर था और अब सार्वजनिक सुनवाई के लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए उन्होंने अदालत सत्र के अस्थायी समापन की घोषणा की। दरबार में मौजूद अधिकांश लोग मानो आभासी आकृतियां थे। उन्होंने वीर को ध्यान से देखा और फिर वहीं देहांत में विलीन हो गए। हालांकि कुछ अमर गुरु वहां इकट्ठा हो गए। वीर, एक लंबा लाल बालों वाला आदमी चलकर आया। ये ची तियानजियाओ था। सीनियर, क्या बात है? वीर ने आश्चर्य से पूछा। ची तियानजियाओ के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी, मानो पिछली अप्रियता एक भ्रम थी, और वह हंस पड़ी। जूनियर वीर, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से युद्ध अकादमी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ और आपको प्रथम श्रेणी की छात्रवृत्ति देने का वादा करता हूँ। कैसा रहेगा? अध्याय 316 अकादमी की भर्ती दूसरा अपडेट। प्रथम श्रेणी की छात्रवृत्ति। वीर काफी हैरान था। वह अभी अभी ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी पहुंचा था और उसे वहां के विशिष्ट नियमों की जानकारी नहीं थी। जी हाँ, ची तियानजियाओ ने समझाया, चूंकि यह एक विश्वविद्यालय है इसलिए यहाँ छात्रवृत्तियां तो स्वाभाविक हैं। लेकिन ये छात्रवृत्तियां आमतौर पर केवल शीर्ष प्रतिभाशाली छात्रों को ही दी जाती हैं। हालांकि भूतकुल से युद्ध में आपका प्रदर्शन उन प्रतिभाशाली छात्रों से कमतर नहीं है। आप भले ही एक कुलीन साधक हैं, लेकिन आप में एक महान साधक की क्षमता और शक्ति है। मैं युद्ध अकादमी से आपके लिए प्रथम श्रेणी की छात्रवृत्ति का निर्णय करवा सकती हूँ। वीर का भूत कबीले द्वारा शिकार किया जाना इस बात का संकेत था कि भूत कबीले द्वारा उसकी क्षमता को पहले से ही एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा जा रहा था। शत्रु का शत्रु ही स्वयं की प्रतिभा होती है। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी में पारखी नजरों वाला कोई भी व्यक्ति उसकी क्षमता को देख सकता था, तो भला वे आकर्षित क्यों नहीं होते। इस प्रकार अदालत का फैसला आते ही वीर से अपनी जान पहचान का फायदा उठाते हुए ची तियानजियाओ सबसे पहले उसके पास पहुंचा और बहुत ही उदार शर्तें रखीं। ची तियानजियाओ की आंखें उत्सुकता से जल रही थीं, उनकी निगाहें वीर पर टिकी हुई थीं। स्पष्ट रूप से उन्हें उम्मीद थी कि वह सहमत हो जाएगा। वीर एक पल के लिए हिचकिचाया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। तभी अचानक किसी और ने बीच में दखल दिया। वीर, उसकी बात मत सुनो। प्रथम श्रेणी की छात्रवृत्ति तो बस 1 साल की मुफ्त पढ़ाई और 10,000 विश्वविद्यालय योग्यताओं का इनाम है, जिसका कोई महत्व नहीं। अगर तुम मेरी जीन अकादमी में शामिल हो जाओगे तो मैं तुम्हें एक विशेष छात्रवृत्ति भी दूंगा, और तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका इनाम प्रथम श्रेणी की छात्रवृत्ति से 10 गुना अधिक है। दूर से एक आवाज आए और एक अधेड़ उम्र का आदमी, जो सैन्य वर्दी में था और किसी जनरल जैसा लग रहा था, स्वयं आगे आकर वीर को आमंत्रित करने लगा। ये व्यवहार निस्संदेह उदार था। उन पर जो महत्व दिया गया था वह कल्पना से कहीं अधिक था। ये सुनकर ची तियानजियाओ का चेहरा बिगड़ गया, लेकिन उसने कुछ भी खंडन करने की हिम्मत नहीं की। स्पष्टतः इस अधेड़ उम्र के जनरल की पहचान साधारण नहीं थी। विशेष छात्रवृत्ति। वीर का दिल भावुक हो गया। उसने जीन अकादमी से इस तरह के उच्च स्तर के व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी, और वह तुरंत ही भावुक हो गया। उसके चेहरे के भाव देखकर ची तियानजियाओ ने मन ही मन कोसना शुरू कर दिया। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि बगल से एक और ठंडी सी घुरघुराहट सुनाई दी।
वॉर एकेडमी और जीन एकेडमी तो बहुत कंजूस हैं। वीर, ऐसी कंजूस एकेडमी में जाने का क्या फायदा? मेरी मार्शल आर्ट्स एकेडमी में क्यों नहीं आते? हम तुम्हें न सिर्फ विशेष छात्रवृत्ति देंगे, सालाना 100,000 पुण्य देंगे, बल्कि मार्शल आर्ट्स के सबसे महान गुरु को भी तुम्हें सिखाने के लिए आमंत्रित करेंगे। भारी कवच पहने एक तगड़ा आदमी किसी प्राचीन योद्धा की तरह दबी हुई गड़गड़ाहट जैसी आवाज में आगे बढ़ा। वह एक छोटे पहाड़ जैसा दिखता था, अविश्वसनीय रूप से मजबूत, और उसकी आंखें भयंकर रूप से चमक रही थीं। उसने चीतियांजिया और अधेड़ उम्र के जनरल को घूरा, फिर वीर से गरजती आवाज में एक भयंकर बाघ की तरह मुस्कुराते हुए बोला। वीर ने भौहें चढ़ाईं। अब उसे बात समझ आ गई थी। ऐसा लगता है कि इस भूत कबीले के इनाम ने उसकी मदद की, जिससे ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय उसे बहुत महत्व देने लगा। ये तीनों अकादमियां उसे अपने साथ शामिल करना चाहती थीं। उसका दिल पहले से ही बेचैन हो रहा था। फिलहाल मार्शल आर्ट्स अकादमी ही उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूं, ये सोचते ही वीर ने अब और संकोच नहीं किया और तुरंत सहमत होने ही वाला था। रुको! अचानक एक कोमल आवाज सुनाई दी। वीर ने आवाज की दिशा में देखा। एक बुजुर्ग व्यक्ति पारंपरिक चीनी वस्त्र पहने हुए आगे बढ़ा। उसका चेहरा शांत और दयालु था, जिससे एक परोपकारी दादाजी का आभास होता था। वह किसी साधक जैसा बिल्कुल नहीं लगता था। मास्टर हाय! उन्हें देखते ही सभी ने तुरंत आदरपूर्वक उनका अभिवादन किया। इस बूढ़े व्यक्ति की पृष्ठभूमि असाधारण प्रतीत होती थी। वीर सोचने लगा कि उसका उद्देश्य क्या है। वीर, क्या तुम हमारी पौराणिक कथा अकादमी में आने के इच्छुक हो? बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर हाय, आप भी वीर में दिलचस्पी रखते हैं? मार्शल आर्ट्स अकादमी के हटे कट्टे आदमी ने यह सुनकर अविश्वसनीय महसूस करते हुए दहाड़ मारी। बिल्कुल! मास्टर हाय ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, अपने इरादे को बिल्कुल भी नहीं छिपाया। वीर ने स्वतंत्र रूप से एक नया पौराणिक मार्ग बनाया है, जो वास्तव में भूत जाति को नियंत्रित कर सकता है, और एक साधारण कुलीन साधक होने के बावजूद भूतकुल से इनाम प्राप्त किया है। अगर वह हमारी पौराणिक अकादमी में शामिल नहीं होता तो वह कहाँ जाएगा? केवल हमारे साथ जुड़कर ही वह अपनी पूरी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सकता है। मास्टर हाय, भले ही आप ऐसा कहें, मैं आसानी से सहमत नहीं होऊंगा। हालांकि मैं आपका सम्मान करता हूं, वीर की क्षमता सभी को स्पष्ट है। भूत कबीले से सीधे मुकाबले में सक्षम होने के कारण वह मार्शल दाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निश्चित रूप से एक अच्छा उम्मीदवार है। उस हटे कट्टे आदमी ने गहरी आवाज में कहा, जरा भी पीछे हटने का इरादा नहीं था। जी हाँ मास्टर हाय, हर अकादमी में हर प्रतिभाशाली छात्र के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस नियम को हमसे बेहतर जानते हैं। जब तक आपकी शर्तें हमारी शर्तों से अधिक उदार नहीं होंगी, वीर को जबरदस्ती लेना असंभव है। मैं भी सहमत हूँ। चीतियांजिया और अधेड़ उम्र के जनरल ने भी अपनी बात रखी। कुछ समय के लिए चारों अकादमियों ने वीर को पाने के लिए एक भयंकर प्रतिस्पर्धा की, जिसमें कोई भी एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, और इसने चारों ओर से उत्सुक निगाहों को आकर्षित किया। कई छात्रों ने तो यह इच्छा भी व्यक्त की कि काश वे स्वयं आगे आकर वीर की जगह ले पाते। पौराणिक कथा अकादमी, वीर मन ही मन सोचने लगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह अकादमी विशेष रूप से पौराणिक कथाओं के अध्ययन के लिए थी। हालांकि यह वीर की विशेषज्ञता थी। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी ब्रह्मांड के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में से एक थी, जिसकी नींव बहुत मजबूत थी। इस पौराणिक अकादमी में प्राचीन मिथकों से संबंधित कई कलाकृतियां अवश्य होंगी, जो उसके द्वारा समझे गए सच्चे मिथकों की पुष्टि कर सकें। शायद वह इनका उपयोग प्राचीन साधना के बारे में कई सत्य खोजने के लिए कर सके। उनकी लंबे समय तक चली हिचकिचाहट को देखकर चारों अकादमियों के लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक दूसरे को आगे के वादे किए। वीर, जब तक तुम युद्ध अकादमी में शामिल हो जाते हो, सभी शर्तें बातचीत के लिए खुली हैं। चीतियांजियाओ ने गंभीरता से वादा किया। युद्ध अकादमी ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय की प्रमुख अकादमी है, जो कई शक्तिशाली व्यक्तियों को तैयार करती है, और यहाँ प्रतिभाशाली छात्रों की कोई कमी नहीं है। इन विलक्षण प्रतिभाओं के साथ रहकर तुम भी उनकी खूबियों से सीख सकते हो और अपनी साधना की गति को दोगुना कर सकते हो। ये सुनकर वीर ने भौहें चढ़ा लीं। हालांकि चीतियांजियाओ द्वारा बताई गई शर्तें अच्छी थीं, लेकिन उसके शब्दों में घमंड और अहंकार झलक रहा था। उसका अपना एक आदर्श था जिसका उसे पालन करना था। उसे दूसरों से अपनी तुलना क्यों करनी चाहिए थी? दूसरों से सीखें, यह तो और भी हास्यास्पद था।
वीर जानता था कि जिस मार्ग पर वह चलता था, यद्यपि वह ये नहीं जानता था कि उसका कोई उत्तराधिकारी है या नहीं, लेकिन निश्चित रूप से उसका कोई पूर्ववर्ती नहीं था। यह एक एकाकी मार्ग था, उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था सिवाय स्वयं उसके। वीर ने ची तियानजियाओ को गौर से देखा। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था, मानो उसे पूरा यकीन हो कि वीर उससे असहमत नहीं होगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस क्षण उसने वे शब्द कहे, उसी क्षण से वीर के दिल से उसका नामोनिशान मिट चुका था। इसी क्षण अधेड़ उम्र के जनरल ने भी कहा, वीर, जीन अकादमी जीन विकास और अनुप्रयोग के ज्ञान में विशेषज्ञता रखती है, जो आनुवंशिकी के सभी पहलुओं को कवर करती है। साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए जीन अकादमी आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। हम आपको एक विशेष छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे और हमें आशा है कि आप इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। बलवान व्यक्ति भी पीछे पीछे आया, वीर, मुक्केबाजी तो मर्दों का जुनून है। मार्शल आर्ट्स अकादमी मार्शल दाव के उपयोग से मानव शरीर को मजबूत बनाने का अभ्यास कराती है, जिससे जीवन स्तर में परिवर्तन आता है। बिना किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर किए ब्रह्मांडीय प्राणियों के समान स्तर तक पहुंचा जा सकता है। मार्शल आर्ट्स अकादमी में प्रवेश करने पर आपको विशेष छात्रवृत्तियां, योग्यताएं और विभिन्न दुर्लभ साधना संसाधन भरपूर मात्रा में मिलेंगे। ये सब आपको और कहाँ मिलेंगे? दोनों ने बड़े बड़े वादे भी किए। प्रतिस्पर्धा में उनका गुस्सा भड़क उठा और वे वीर को जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। लेकिन वीर ने स्वयं तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया, इसके बजाय उसने पौराणिक कथाओं की अकादमी के मास्टर हाई की ओर देखा। मास्टर हाई ने सौम्य, दयालु और सौहार्दपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, वीर, ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी में पौराणिक कथाओं की अकादमी सबसे कमजोर अकादमी है। विशेष छात्रवृत्ति कोटे के अलावा हम तुम्हें बहुत सी चीजें नहीं दे सकते, लेकिन मैं तुम्हें सबसे अनमोल चीज का वादा कर सकता हूं। कौन सी बात? वीर ने पूछे बिना नहीं रह सका। आजादी। मास्टर हाई मुस्कुराए। आजादी? वीर हैरान रह गया। मास्टर हाई ने सिर हिलाकर इसकी पुष्टि की। बिल्कुल सही, स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता। अध्याय 317 तारा में आकाश विलक्षण प्रतिभा रैंकिंग। जब तक आप हमारी पौराणिक कथा अकादमी में शामिल होते हैं, बुनियादी गारंटी शुदा विशेष छात्रवृत्ति के अलावा हम आपकी किसी भी स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। हम आपको एक निजी कमरा देंगे। जब तक आप अकादमी के पाठ्यक्रम पूरे करते रहेंगे, तब तक आप पर कोई अन्य प्रतिबंध नहीं होगा। हम आपको युद्ध के मैदान में जाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। आप स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं और अकादमी में किसी के भी अनुचित दबाव को अस्वीकार कर सकते हैं। मास्टर हाई ने मुस्कुराते हुए कहा। वीर तुरंत गहरी सोच में डूब गया। एक तरफ उदार योग्यता पुरस्कार थे और दूसरी तरफ असीमित स्वतंत्रता। उसे कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय में योग्यता ही एकमात्र मुद्रा थी। पर्याप्त योग्यता होने पर विश्वविद्यालय के खजाने से किसी भी प्रकार के साधना संसाधन और दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त की जा सकती थीं। लेकिन इस बारे में सोचने के बाद उसने अपना फैसला कर लिया था। योग्यता तो अपनी क्षमता के बल पर अर्जित की जा सकती थी, लेकिन स्वतंत्रता दुर्लभ थी। वीर को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि उसके पास बहुत सारे रहस्य हैं और उसका दाव अद्वितीय है, इसलिए उसे अपने लिए एक निजी स्थान की आवश्यकता थी। शुरू से अंत तक वह बहुत स्पष्ट थे। इस दुनिया में खुद के अलावा भरोसा करने के लिए और कुछ नहीं था। चारों अकादमियों के लोगों की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच वीर मुस्कुराया और बोला, मैं पौराणिक कथाओं की अकादमी में शामिल होना चाहता हूं। मास्टर हाई तुरंत मुस्कुराए। वीर को देखते हुए उनकी आंखों में प्रशंसा का भाव था। बहुत ही समझदारी भरा फैसला। हालांकि हमारी पौराणिक कथाओं की अकादमी ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी में सबसे कमजोर है, फिर भी इसकी नींव मजबूत है। तुम्हारी आनुवंशिक क्षमता का अधिकतम विकास केवल हमारी अकादमी में ही हो सकता है। पौराणिक ज्ञान का विशाल भंडार तुम्हें इस अभूतपूर्व मार्ग पर आगे बढ़ने में मार्गदर्शन कर सकता है, यहां तक कि आकाश के अंत तक भी। वीर मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। मास्टर हाई के शब्द महज प्रोत्साहन थे और उसने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। साधना स्वयं के परिश्रम से प्राप्त होती है, न कि उसके बारे में बात करने से। वह अपने भविष्य के मार्ग पर कदम दर कदम खुद चलना चाहता था। आशा है कि आज के अपने फैसले पर आपको पछतावा नहीं होगा। अपनी व्यक्तिगत भर्ती अस्वीकार होने पर ची तियानजियाओ का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। उसने वीर को गहरी नजर से देखा और जाने के लिए मुड़ गया। दिलचस्प। अत्यधिक स्वतंत्रता अच्छी बात नहीं है। अपने दम पर पूरी तरह से एक मार्ग बनाना कितना मुश्किल है। जब आप वरिष्ठ के मार्गदर्शन के बिना उच्च स्तर की साधना करते हैं, तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है।
अधेड़ उम्र के जनरल के चेहरे पर मुस्कान बनी रही, लेकिन उनके शब्द उनके रूप की तरह शांत नहीं थे। बच्चे, मैंने तो पहले सोचा था कि भूत जाति का सामना करने वाले तुम एक बहादुर और नेक इंसान हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अंततः पौराणिक कथाओं की अकादमी जैसी सहायक अकादमी में प्रवेश करने का विकल्प चुनोगे। कितना अफसोस। उस हटे कट्टे आदमी ने सिर हिलाया और बड़बड़ाया। वीर के इस फैसले से वह स्पष्ट रूप से बहुत असंतुष्ट था। हालांकि वीर शांत रहा। इस दुनिया में किसी भी चुनाव में अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता, केवल उपयुक्त या अनुपयुक्त होता है। उसने अपने दिल की सुनी और एक बार फैसला कर लेने के बाद वह उससे पीछे नहीं हटता था। ये देखकर कि उसका अपना इरादा बदलने का कोई इरादा नहीं था, अधेड़ उम्र का जनरल और हट्टा कट्टा आदमी उदास चेहरों के साथ चले गए। मास्टर हाय मुस्कुराए और एक सूचना भेजी। ये आपके नामांकन और निवास संबंधी जानकारी है। आपका नामांकन अब आधिकारिक तौर पर हो चुका है और 10 दिनों में कॉस्मिक यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले उम्मीदवार एक एक करके आने लगेंगे। यही कक्षाओं की वास्तविक शुरुआत होगी। इन दिनों परिसर के माहौल से परिचित हो जाए। विश्वविद्यालय कोई सुरक्षित स्थान नहीं है, इसके विपरीत यहाँ प्रतिस्पर्धा बाहर की तुलना में कहीं अधिक तीव्र है। मुझे आशा है कि आप मानसिक रूप से तैयार हैं। उन्होंने संक्षिप्त रूप से बात की, वीर को बहुत महत्व दिया और कई बातें समझाईं, जिससे वीर की आवाज संबंधी सभी समस्याएं थोड़े ही समय में हल हो गईं। हाँ, वीर ने सिर हिलाया। अब तो तुम्हें मुझे डीन कहना चाहिए, लेकिन मैं तो सहयोगी डीन हूँ। मास्टर हाय ने शरारती अंदाज में हंसते हुए कहा और अपने हाथ पीछे करके चले गए। वीर वहीं खड़ा रहा, एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और फिर चला गया। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी में स्टील की शहरी दीवारों के रूप में निर्मित स्टेलर फोर्ट्रेस शामिल थे। प्रत्येक स्टेलर फोर्ट्रेस का अधिकांश भाग सैन्य सुविधाएं थीं, जिसमें केवल एक छोटा सा हिस्सा रहने और शिक्षण क्षेत्र था। प्रत्येक छात्र का रहने का क्षेत्र अलग अलग था। पौराणिक कथाओं की अकादमी का छात्रावास क्षेत्र किले संख्या 3 में स्थित था। वीर जिस सैन्य न्यायालय में स्थित था, वह किला संख्या 1 में था, जिसका अर्थ ये था कि अकादमी के भीतर भी घूमने के लिए 2 तारों की अंतरतारकीय दूरी तय करनी पड़ती थी। वह अंतरतारकीय कक्षीय यान में सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहा था। पारदर्शी मिश्र धातु सामग्री से बाहर देखते हुए जलते हुए अग्निगोल अंतरिक्ष में तैर रहे थे, असीम प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित कर रहे थे। कक्षीय वाहन तेजी से आगे बढ़ा। जल्द ही वह एक तारकीय किले में पहुंच गया। किले संख्या 1 की गंभीरता के विपरीत किले संख्या 3 के अंदर एक कृत्रिम प्राकृतिक वातावरण था, जिसमें साफ हरी झीलें, हरी भरी घास और एक शांत दृश्य था। वीर मन ही मन आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन समय कम होने के कारण वह जल्दी से अपने कमरे में चला गया। इसे कमरा कहा जाता था, लेकिन यह एक स्वतंत्र छोटा विला था, पूरी तरह से सुसज्जित और पूरी तरह से बुद्धिमान, जिसे लाइट ब्रेन द्वारा नियंत्रित किया जाता था। स्वागत है नए स्वामी वीर। मैं लाइट ब्रेन AR-45 हूँ, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। लेकिन वीर ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। कमरे में प्रवेश करते ही उसने तुरंत ध्यान करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। इससे पहले उसने स्टोन एम्ब्रियो ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से घोस्ट रेस के हमले और ब्रह्मांड के निर्वात वातावरण को सहन किया था, और उसकी आंतरिक चोटें बहुत गंभीर थीं। उसने शेष जीन पोषण असाधारण पवित्र जल पिया, जो उसके शरीर में बहने वाली गर्म धाराओं में परिवर्तित हो गया, जिससे उसके शरीर के हर हिस्से को पोषण मिला। वीर के शरीर की मांसपेशियां लहरों की तरह फड़क रही थीं, गर्मी से उनमें से भाप निकल रही थी। पफ पफ पफ। उसने अचानक अपना मुंह खोला और 2 घूंट भरकर बेहद बदबूदार खून थूक दिया। उसके शरीर में जमा हुआ सारा खून और आंतरिक अंगों के टुकड़े बाहर निकल गए। लेकिन अत्यधिक मात्रा में खपत हुई ऊर्जा और रक्त की भरपाई इतनी आसानी से नहीं हो पाती थी। इस साधना के बाद औषधीय गोलियों की सारी शक्ति उसके शरीर में समा गई, लेकिन उसकी आनुवंशिक क्षमता में जरा भी वृद्धि नहीं हुई। वीर ने अपनी आंखें खोली और सोचने लगा। अंतरिक्ष में हुई हलचल से भारी नुकसान हुआ। उसके पास मौजूद सभी प्रकार की औषधियां और औषधीय गोलियां न केवल समाप्त हो गई थीं, बल्कि उसका हुआगुओशान स्टारशिप भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। जब वह साधना कर रहा था, तब हुआगुओशान युद्धपोत का स्थानिक वलय पहले ही वापस आ चुका था। लाइट ब्रेन स्कैन के अनुसार क्षति 60% तक पहुंच गई थी। यदि क्षति थोड़ी और बढ़ जाती तो युद्धपोत स्वयं ही विघटित हो जाता। हुआगुओशान युद्धपोत में एक स्व मरम्मत प्रणाली थी। जब तक कोर हब क्षतिग्रस्त नहीं होता था, पर्याप्त सामग्री के साथ इसकी पूरी तरह से मरम्मत की जा सकती थी। इन सब के लिए स्टार कॉइन की आवश्यकता थी। नहीं, ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी में योग्यता के आधार पर अंक जुटाना आवश्यक था।
वीर खड़ा हुआ और किले के अंदर एक विशाल इमारत की ओर चल पड़ा। ये वास्तव में 1000 मंजिला इमारत थी, जो आसमान को छू रही थी और जिसके अंदर जगमगाती, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी थी। योग्यता निर्माण। स्टेलर फोर्ट्रेस के अंदर पुण्य प्राप्त करने और उसका आदान प्रदान करने का यही स्थान था। स्वागत है नए छात्र वीर। इमारत का प्रवेश द्वार अपने आप खुल गया और उसके कान में एक यंत्रवत स्वागत की आवाज सुनाई दी। भव्य, विशाल, ऊंचा। इमारत का आंतरिक भाग एक सर्पिल संरचना प्रस्तुत करता था, जो ऊपर की ओर कुंडलित होकर चमकीला और शानदार दिखता था। प्रत्येक मंजिल पर गोलाकार गलियारों में वस्तुओं की एक चकाचौंध भरी श्रृंखला प्रदर्शित थी। आत्मा के क्रिस्टल, लघु यंत्र, दिव्य रक्त औषधि। अंतरतारकीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के दुर्लभ साधना संसाधन उपलब्ध थे, जिन्हें प्राप्त करने के लिए योग्यता अंकों की आवश्यकता होती थी और उनकी कीमतें अलग अलग थीं। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करे। सितारों की प्रतिभाओं की सूची से ताज़ा खबर। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी की मार्शल आर्ट्स अकादमी की तीसरे वर्ष की छात्रा झाओ युई ने सितारों की प्रतिभाओं की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। मेरिट बिल्डिंग में अचानक एक बुलंद आवाज गूंजी। वीर ने अचानक ऊपर देखा तो उसे इमारत के सबसे ऊपरी हिस्से में एक विशाल सूची लटकी हुई दिखाई दी। तारों भरे आकाश के विलक्षण प्रतिभावानों की सूची। अध्याय 318 मेरिट मिशन। तारों भरे आकाश के विलक्षण प्रतिभावानों की सूची। विशाल सूची आकाश में ऊंचाई पर लटकी हुई थी, मानो रात के ऊपर एक आकाशगंगा ठहरी हो और प्रत्येक नाम एक तारे की तरह चमक रहा हो। 3 विलक्षण प्रतिभा सूची है: सूर्य, चंद्रमा और तारा, जो क्रमशः ग्रैंडमास्टर, ग्रेट मास्टर और ग्रेट कल्टीवेटर क्षेत्र से संबंधित हैं। वीर ने जानकारी पर क्लिक किया और पाया कि यह तारों भरे आकाश के विलक्षण प्रतिभाओं की सूची ब्रह्मांड के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों द्वारा संकलित प्रतिभाओं की सूची थी, जिसमें पूरे अंतरतारकीय क्षेत्र में 30 वर्ष से कम आयु के सभी मानव प्रतिभाओं को उनकी उत्पत्ति या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना केवल उनकी साधना और शक्ति के आधार पर गिना गया था। वह मन ही मन आश्चर्यचकित था। तारों भरे आकाश में कितने ही प्रतिभाशाली लोग थे। 30 साल की उम्र में ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंचना तो बस अकल्पनीय था। वह फिलहाल सिर्फ एक कल्टीवेट एलीट था, जो सबसे निचले स्टार रैंकिंग में रहने के भी योग्य नहीं था। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन झाओ सचमुच अद्भुत है। उन्होंने बहुत जल्दी मून रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। लड़ाई की शक्ति में महिलाओं को स्वाभाविक रूप से नुकसान होता है। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन झाओ का कई पुरुषों को पराजित करके शीर्ष स्थान पर पहुंचना वास्तव में उल्लेखनीय है। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन झाओ ग्रैंडमास्टर स्तर में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर है। अपनी शक्ति के बल पर ग्रैंडमास्टर स्तर में प्रवेश करते ही वह संभवतः सन रैंकिंग के शीर्ष 100 में शामिल हो जाएंगी। भवन में मौजूद लाइट ब्रेन ने नवीनतम परिणामों की घोषणा की। कई छात्र अपनी जगह पर ही रुक गए और प्रशंसा से भरकर अपने सिर के ऊपर लगी रैंकिंग को देखने लगे। वीर ने देखा तो मून रैंकिंग में सबसे ऊपर एक नाम प्रमुखता से प्रदर्शित था: झाओ युई, हुआशिया शहर, वुडांग स्टार, ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी, मार्शल आर्ट्स अकादमी से। जल अग्नि ताइची मार्शल आर्ट में निपुण, युद्ध शक्ति अपने साथियों से कहीं अधिक है। एक महिला का नाम बहुत ऊंचा प्रदर्शित था, जो उससे नीचे के कई साथियों को दबा रहा था और बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। अंतरतारकीय साधकों के लिए जब साधना की गति की बात आती है, तो महिलाएं किसी भी तरह से पुरुषों से कमतर नहीं होती हैं, और कुछ विशेष दांव के लिए शारीरिक आवश्यकताओं के साथ महिलाएं पुरुषों से कहीं अधिक श्रेष्ठ होती हैं। हालांकि शारीरिक बनावट में जन्मजात अंतर के कारण समान साधना स्तर पर युद्ध शक्ति के मामले में महिलाएं कुछ हद तक पीछे रह जाती हैं। ये झाओ युई वास्तव में अपनी पीढ़ी के अनगिनत पुरुषों को वश में कर सकती थी। सचमुच महिलाओं में एक नायिका, बहुत ही असाधारण। खुद की तुलना में उसके पास अभी तक रैंकिंग में शामिल होने की योग्यता भी नहीं थी। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी में सफलतापूर्वक प्रवेश मिलने की मामूली खुशी भी बिना किसी निशान के गायब हो गई। हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो आपसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। एक और शिखर पर चढ़ने का मतलब यह नहीं है कि आप आराम कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा और भी तीव्र हो जाती है। साधना करना धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने जैसा है। अगर आप आगे नहीं बढ़ते तो आप पीछे रह जाते हैं। जरा सी भी लापरवाही नहीं बरती जा सकती। वीर ने विलक्षण प्रतिभाओं की सूची पर एक नजर डाली। ये सब अभी उससे बहुत दूर था और इसके बारे में ज्यादा सोचना बेकार था। इन कृषि संसाधनों को खरीदने के लिए व्यक्ति के पास मेरिट पॉइंट्स होने चाहिए। मेरिट पॉइंट्स को स्टार कॉइन्स से बदला नहीं जा सकता। इन्हें प्राप्त करने के लिए छात्रों को विशिष्ट मेरिट कार्य पूरे करने होंगे या युद्ध के मैदान में सैन्य उपलब्धियां हासिल करनी होंगी।
वीर को जल्द ही स्टाररी स्काई गोब्लिन का शिकार करने का काम मिल गया। मेरिट कार्यों को भी 3 स्तरों में विभाजित किया गया है, सूर्य, चंद्रमा और तारा, और प्रत्येक स्तर में 3 ग्रेड हैं, उच्च, मध्यम और निम्न। स्टारी स्काई गोब्लिन अंतर्तारकीय ब्रह्मांड में पाई जाने वाली एक परग्रही प्रजाति है, जो तिलचट्टों की तरह दिखती है। उनकी युद्ध क्षमता मजबूत नहीं है, लेकिन अगर उन्हें प्रजनन करने दिया जाए तो कुछ ही वर्षों में वे चूहों की तरह हर जगह फैल जाएंगे। इसलिए तारा में आकाश जिन का शिकार करने का कार्य मेरिट बिल्डिंग में स्थायी रूप से प्रदर्शित है। यह एक निम्न श्रेणी का सबसे बुनियादी कार्य है जो छात्रों के अभ्यास के लिए एक प्रारंभिक कार्य के रूप में कार्य करता है। स्वाभाविक रूप से इसका पुरस्कार भी अधिक नहीं है। उसने रास्ते में शिकार किए गए 50 गोब्लिन के सिर जमा किए, जिसके बदले उसे केवल 500 मेरिट पॉइंट मिले। इतने कम मेरिट पॉइंट से केवल एक बार ही अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली बनाने के लिए आवश्यक सामग्री खरीदी जा सकती थी, जो पूरी तरह से अपर्याप्त थी। ऐसा लग रहा था कि उसे और अधिक मेरिट पॉइंट अर्जित करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। वीर ने मन ही मन सोचा। पौराणिक कथाओं की अकादमी में प्रवेश करने का विकल्प चुनने से निश्चित रूप से उन्हें अधिकतम स्वतंत्रता मिली, लेकिन कुछ संभावित लाभ भी खो गए। हालांकि चूंकि उसने ये निर्णय ले लिया था, इसलिए उसे इसका पछतावा नहीं होगा। वीर ने अपनी आंखों से अपनी पहचान चिप खोली और इमारत के आंतरिक नेटवर्क से जुड़ गया। कई तरह के कार्य सामने आने लगे जो विविध और कल्पना से परे थे, और उनमें हर संभव चीज शामिल थी। अंतरिक्षीय जीव मिश्र धातु सींग वाले अजगर का शिकार करें, इनाम के तौर पर 10,000 अंक मिलेंगे। आकाशगंगा के बाहरी भाग का अन्वेषण करें, जीवन से भरपूर नए ग्रहों की खोज करें और 1000 अंक का पुरस्कार जीतें। भूत प्राणियों का वध करें, प्रत्येक के लिए 100 मेरिट अंक। अंतर्तारकीय विशालकाय जीवों के लिए 10,000 अंक। वहां कई तरह के काम थे। वीर ने गहरी भौहें चढ़ाईं। इनमें से अधिकतर कार्य बेहद कठिन थे, ऐसे कार्य जो उसके जैसे एक साधारण साधक के बस की बात नहीं थी। शायद केवल महान साधक ही इन्हें आजमाने की हिम्मत कर सकते थे, और तब भी उन्हें एक टीम बनानी होगी और अपनी शक्ति को एकजुट करना होगा, तभी कुछ उम्मीद की जा सकती थी। भूतिया जीवों को मारना तो आसान सा लग रहा था, लेकिन भूतिया जीव ब्रह्मांड की प्राकृतिक प्रजाति है और अंतरिक्ष में उनसे लड़ना बहुत जोखिम भरा है। अगर अंतरिक्ष यान नष्ट हो जाता है तो छात्रों का एक समूह ब्रह्मांड के निर्वात में फंसकर बुरी तरह मर जाएगा। वीर को ये बात गहराई से महसूस हुई। शारीरिक शक्ति अपर्याप्त है, कार्य स्वीकार करने में भी असमर्थ। हालात उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा कठिन थे। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी ब्रह्मांड के 10 शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक है, और महान साधक वहां सबसे निचले स्तर पर ही होते हैं। एक कुलीन साधक के रूप में उनकी स्थिति वास्तव में महत्वहीन थी, लेकिन यही वास्तविकता थी, और वह अल्पकालिक रूप से इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। वीर के पास धैर्य रखने और उपयुक्त कार्यों की तलाश में ब्राउज करते रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। दुर्भाग्यवश हालांकि कई काम थे, लेकिन उनमें से कोई भी उनके लिए उपयुक्त नहीं लग रहा था। या तो वे अंतर्तारकीय जीवों और परग्रही प्रजातियों का शिकार करने जैसे खतरनाक कार्य थे, या फिर ब्रह्मांड की खोज से संबंधित ऐसे कार्य थे जिनमें टीम बनाकर अन्वेषण करना आवश्यक था। औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने से संबंधित कुछ कार्यों में बहुत कम पुण्य अंक मिलते थे। वे समय लेने वाले और श्रमसाध्य थे और प्रयास के लायक नहीं थे। वीर ने इन्हें कुछ समय के लिए अलग रख दिया। अगर अंत में उसे वाकई कोई उपयुक्त काम नहीं मिला तो इन्हें स्वीकार करने में अभी देर नहीं होगी। देखो, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन झाओ युए ने एक नया कार्य जारी किया है। प्राचीन औषधीय गोली बनाने की विधि को पुनर्स्थापित करें, इसके लिए आपको 50,000 अंक का पुरस्कार मिलेगा। इस कार्य में कोई जोखिम नहीं है और इसके लिए मिलने वाले पुरस्कार भी बहुत अच्छे हैं। साथ ही आप सीनियर झाओ से भी जुड़ सकते हैं, इसे चूकना मत। टास्क बार के नीचे टिप्पणियों की बाढ़ सी आ गई। लोग लगातार ऑनलाइन संवाद कर रहे थे, जिससे वीर का ध्यान आकर्षित हुआ। एक रहस्यमय प्राचीन औषधीय गोली के नुस्खे को पुनर्स्थापित करें, सफल प्राप्तकर्ता को 50,000 पुण्य अंक प्राप्त होंगे। प्रकाशक झाओ युई। कार्य के नीचे एक रहस्यमय छवि भी प्रकट हुई, जो कीचड़ जैसे पदार्थ के पोखर जैसी लग रही थी, मानो ये हजारों वर्षों के उतार चढ़ाव से गुजरी हो, पूरी तरह से विघटित हो गई हो। इसका मूल रूप अस्पष्ट हो गया हो, फिर भी यह औषधीय क्षमता से भरपूर एक समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का उत्सर्जन कर रही थी। वीर ने बस उस पर एक नजर डाली और उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। औषधीय गोली। उसने ये दृश्य पहले भी देखा था। ये स्पष्ट रूप से एक प्राचीन औषधीय गोली का अवशेष था जो अनगिनत युगों तक सड़ने के बाद बचा था।
झाओ युई को ये प्राचीन औषधीय गोली कहाँ से मिली? क्या किसी प्राचीन औषधीय गोली के नुस्खे को पुनर्जीवित किया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे कोई नया पौराणिक खंडहर मिल गया हो? वीर का दिल बेचैन हो गया। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता उतना ही यह सच लगने लगता। ये कार्य स्वीकार किया जा सकता है। वह न केवल बड़ी मात्रा में पुण्यान प्राप्त कर सकता था, बल्कि उसे एक प्राचीन औषधीय गोली का नुस्खा और संभावित रूप से पौराणिक खंडहरों के बारे में जानकारी भी मिल सकती थी। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी में झाओ युई एक असाधारण और सशक्त व्यक्तित्व वाली छात्रा थी। वह जिन चीजों को महत्व देती थी, वे निश्चित रूप से साधारण नहीं होती थीं। क्या ये वही काम नहीं है जिसकी उसे तलाश थी? एक तीर से कई निशाने। साधना के मामले में वह अभी भी अपेक्षाकृत कमजोर था। लेकिन जब औषधि शोधन तकनीक की बात आती थी, तो हुआशिया की दान शोधन तकनीक की विरासत प्राप्त करने के बाद उन्हें विश्वास था कि वे किसी से कम नहीं हैं। वह इस काम को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। वीर ने हाथ की हल्की सी क्लिक के साथ दृढ़तापूर्वक कार्य स्वीकार कर लिया। कार्य पट्टी में तुरंत ही सूचना की एक पंक्ति दिखाई दी। कृपया विशेष औषधि शोधन कक्ष में एकत्रित हों। हम वहीं पर कार्य स्वीकार करने के लिए आपकी योग्यता का मूल्यांकन करेंगे। अध्याय 319 जन्मजात चिकित्सा। किसी मिशन को स्वीकार करने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। बहुत दिलचस्प। वीर की जिज्ञासा बढ़ती ही गई। इस मिशन को स्वीकार करने की शर्तें जितनी सख्त होंगी, इनाम उतना ही बड़ा होगा। यह उसके लिए पूरी तरह से फायदेमंद था, भले ही इसका मतलब थोड़ी परेशानी हो। वह हिचकिचाता नहीं था। वीर ने सराहनीय मिशनों से अपनी दृष्टि हटाए और एडवांस्ड फार्मासिस्ट रूम की ओर मुड़ गया। रेलगाड़ी के डिब्बे में सवार होते ही उनकी आंखों के सामने एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला प्रकट हुई, जहां निरंतर तेज रोशनी थी और स्वच्छ एवं धूल रहित वातावरण बना हुआ था। अंदर विभिन्न सुविधाओं में हर तरह की औषधीय सामग्री संरक्षित थी, जिसकी व्यापक विविधता कल्पना से परे थी, वास्तव में विलासितापूर्ण। ये ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित एक फार्मासिस्ट कक्ष था। छात्र कुछ निश्चित मेरिट पॉइंट देकर इसका उपयोग कर सकते थे। इसमें 4 स्तर थे: निम्न, मध्यवर्ती, उन्नत और विशेष। स्तर जितना ऊंचा होता था, प्रयोगशाला में उपकरण और सामग्री उतनी ही उन्नत और परिष्कृत होती थी। इस विशेष प्रयोगशाला के उपयोग के प्रत्येक घंटे के लिए 1000 मेरिट पॉइंट की आवश्यकता थी। झाओ युई ने वास्तव में मूल्यांकन स्थल के रूप में उपयोग करने के लिए इतना बड़ा फार्मासिस्ट कक्ष किराए पर लिया था। वो सचमुच धनी और प्रभावशाली थी। वीर के अंदर आते ही एक मशीनी लाइट ब्रेन की आवाज सुनाई दी। नए छात्र वीर, ये फार्मासिस्ट का कमरा किराए पर दिया जा चुका है। प्रवेश के लिए कृपया अपने पहचान पत्र जमा करें। उन्होंने अनायास ही अपने स्वीकृत मिशन की जानकारी भेज दी। लाइट ब्रेन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, कृपया अंदर आइए। मिश्र धातु का दरवाजा खुला और वीर अंदर चला गया तो उसने देखा कि वह पहले से ही लोगों से भरा हुआ था, मानो कोई दावत हो। इन लोगों की शक्ल सूरत में विविधता थी, पुरुष और महिला दोनों ही थे, लेकिन उनके मानसिक व्यवहार में अंतर्निहित अहंकार झलकता था, जो तीक्ष्ण और प्रभावशाली था। उनके शरीरों पर आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर पौधों और औषधियों के विभिन्न प्रतीक भी अंकित थे, जो स्पष्ट रूप से दर्शाते थे कि वे जीन फार्मासिस्ट थे। वीर ने अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाया और उसे इन लोगों पर एक अजीब सी औषधीय गंध महसूस हुई, जो जीन पोषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण उत्पन्न हुई थी। स्पष्टतः ये सभी लोग एक मिशन के लिए यहाँ आए थे। इस मिशन ने न केवल प्राचीन नुस्खों के रहस्यों की एक झलक पेश की, बल्कि यदि यह सफलतापूर्वक पूरा हो जाता तो यह मासिक रैंकिंग में पहले स्थान पर रहने वाली झाओ युई के साथ एक संबंध भी स्थापित कर सकता था, जिससे कई लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे थे। इन सभी लोगों के चेहरे पर दृढ़ भाव थे, उनकी निगाहें प्रतिस्पर्धा से भरी हुई थीं। हर कोई इस मिशन को जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित था, पीछे रहने को तैयार नहीं था। संयोगवश वीर भी वैसा ही था। ताली बजाओ। कदमों की आहट सुनाई दी। एक लंबा काले बालों वाला युवक नंगे बदन कमरे के बीचों बीच आया। उसका शरीर काला था, मानो काले लोहे से बना हो। दूर से ही खून की हल्की सी गंध से व्याकुल नरसंहार का खौफनाक माहौल छाया हुआ था। अब मूल्यांकन शुरू होता है, उसने ठंडे स्वर में कहा। फार्मासिस्ट तुरंत ही घबरा गए। क्या यह मिशन सीनियर सिस्टर झाओ युई द्वारा जारी नहीं किया गया है? सीनियर सिस्टर कहाँ है? क्या यह मिशन फर्जी है? वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन झाओ यहाँ नहीं है, इसलिए ये परीक्षा मान्य नहीं होगी। भीड़ में हंगामा मच गया। सभी लोग झाओ युई को पेश होने के लिए कह रहे थे। अधिकांश लोगों की आंखों में तीव्र उत्सुकता दिखाई दे रही थी, मानो वे परीक्षा पूरी करने की इच्छा का दिखावा कर रहे हों,
लेकिन वास्तव में वे झाओ युई को देखना चाहते थे और उनसे कृपा पाने का अवसर हथियाना चाहते थे। वीर चुपचाप सब कुछ देखते हुए भीड़ में घुल मिल गया, लेकिन काले बालों वाले युवक ने ठंडी सांस लेते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम खुद को क्या समझते हो? ये तो बस एक मिशन मूल्यांकन है। सीनियर सिस्टर झाओ जैसी कोई व्यक्ति स्वयं इसमें कैसे शामिल हो सकती है, जब तक कि तुम प्राचीन नुस्खा को पुनर्जीवित न कर सको। वरना सीनियर सिस्टर झाओ की थोड़ी सी भी कृपा पाने का सपना भी मत देखना। मूल्यांकन अब आधिकारिक रूप से शुरू होता है। केवल शियानेटियन अमृत बनाने में माहिर शीर्ष 10 लोग ही इस मिशन को स्वीकार करने और प्राचीन नुस्खे का रहस्य सीखने के योग्य होंगे। किसी को मना करने या आपत्ति जताने का मौका दिए बिना उसने जीन पोषण का नुस्खा दिखाया, फिर चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया। उसका चेहरा ठंडा और भावहीन था। स्पष्टतः उन्हें इन लोगों के विचारों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। करो या ना करो, नहीं तो दफा हो जाओ तुम। वे जीन फार्मासिस्ट घमंडी थे और तुरंत ही इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन वीर इस समूह की तरह इतना संवेदनशील नहीं था। उसने चुपचाप नुस्खा खोला और उसकी जांच करने लगा, मन ही मन उसकी भव्यता पर आश्चर्यचकित होता रहा। केवल मूल्यांकन के लिए एक पर्ची तैयार की गई थी। ये शियानेटियन अमृत एक मध्यवर्ती स्तर का मार्शल परफेक्ट क्वालिटी जीन पोषण था, जिसकी कीमत अंतरतारकीय क्षेत्र में संभवतः करोड़ों स्टार कॉइन में होगी, और अब इसे केवल मूल्यांकन विषय के रूप में निकाल लिया गया। अमीरों की दुनिया सचमुच समझ से परे है। वीर को और भी यकीन हो गया कि ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी में आना सही फैसला था। यो कोई भी हो, संसाधनों पर हमेशा एक अल्पसंख्यक वर्ग का ही नियंत्रण रहा है। उदाहरण के लिए झाओ युई बड़ी आसानी से एक मध्यवर्ती मार्शल रैंक की औषधि फेंक सकती थी, जो अंतरतारकीय क्षेत्र में बिल्कुल अकल्पनीय था। शियानेटियन का भौतिक भ्रूण, क्या ये शिशु जैसा हो सकता है? इस शियानेटियन अमृत का कार्य अस्थि मज्जा को शुद्ध करना और सार तत्व को पवित्र करना था, जिससे मानव शरीर से विभिन्न अशुद्धियां दूर होती थीं और मांस और रक्त शुद्ध होता था। इसके दीर्घकालिक सेवन से शियानेटियन मानव शरीर नामक एक दुर्लभ शारीरिक क्षमता प्राप्त हो सकती थी, जिससे साधना की गति दोगुनी हो जाती थी। अच्छी चीज। वीर ने बस उस पर एक नजर डाली, उसका दिल हिल गया। चाहे प्राचीन नुस्खे को पुनर्स्थापित करने का मिशन अंततः पूरा हो पाए या नहीं, केवल इस शियानेटियन अमृत को प्राप्त करना ही पूरी तरह से सार्थक था। ड्रैगन स्नैक ग्रास 100 ग्राम, रेड स्पिरिट पाउडर 52 ग्राम, झुरोग सॉल्यूशन 300 मिलीलीटर। वीर ने नुस्खा याद कर लिया और तुरंत उस पर अमल करना शुरू कर दिया। एक उन्नत फार्मासिस्ट कक्ष से जैसी अपेक्षा की जाती है, उसमें वे सभी सामग्रियां मौजूद थीं जिनकी किसी को आवश्यकता हो सकती है। उन्होंने कुल मिलाकर सामग्री के 3 भाग तैयार किए, एक मिश्रण केंद्र ढूंढा और व्यवस्थित सटीकता के साथ काम करना शुरू कर दिया। अजगर और सांप के आकार के तने वाली एक जड़ी बूटी को पीसकर पाउडर बनाया गया, फिर उसे रेड स्पिरिट पाउडर के साथ मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया गया। इसके तुरंत बाद गर्म अग्नि समान झुरोग घोल डाला गया और तुरंत ही एक तीव्र प्रतिक्रिया शुरू हो गई। तीनों कच्चे माल धीरे धीरे आपस में मिल गए, पूर्ण एकीकरण की स्थिति में पहुंच गए, जिससे एम्बर रंग का पदार्थ बन गया। इससे ये संकेत मिलता है कि औषधीय गुण पूरी तरह से मिश्रित हो गए थे। वीर ने सबसे पहले साधना शुरू की, जिससे चारों ओर से आश्चर्य भरी निगाहें उसकी ओर आकर्षित हुईं। वीर की साधना देखकर वे तुरंत उपहास करने लगे। बस एक छोटा सा कल्टीवेटर एलीट ग्रुप था, भला किस बात की परवाह करनी थी। इस शियानेटियन अमृत को कोई भी आसानी से तैयार नहीं कर सकता था। लेकिन वीर अविचलित रहा, उसके हाथ जरा भी नहीं कांपे और उसने अत्यंत कुशल गति से प्रत्येक सामग्री को उसमें रखा। अपनी वर्तमान शक्तिशाली मानसिक शक्ति के बल पर औषधीय गुणों की हर एक बूंद उनकी समझ में थी, जिससे शोधन प्रक्रिया सहज हो गई। जैसे जैसे वे लोग देखते गए, वे हंसना बंद नहीं कर पाए। हालांकि यह युवक पहली बार शियानेटियन अमृत का निर्माण कर रहा था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि उसने इसे पहले भी कई बार बनाया हो। इस व्यक्ति की साधना का स्तर उच्च नहीं था, लेकिन उसकी औषधीय कुशलता आश्चर्यजनक रूप से उत्कृष्ट थी। ये निश्चित रूप से एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी था। कमरे में मौजूद हर कोई प्रतियोगी था। वीर के दमदार प्रदर्शन से प्रभावित होकर उनके दिलों में एक तीव्र इच्छा जागृत हुई और वे सभी पीछे न रहने की अनिच्छा से तुरंत कार्रवाई करने लगे। हालांकि वीर ने अपने होठों को मुस्कान में बदल लिया। वह केवल एक औषधि को परिष्कृत नहीं कर रहा था, बल्कि दूसरों को दबाने और मिशन प्राप्त करने की योग्यता हासिल करने के लिए अपनी असीम शक्ति का उपयोग कर रहा था। उसकी हथेली में पहले से ही औषधि की एक नली बन चुकी थी। वीर की हरकतें बदल गईं।
उसने औषधि को धधकती लौ में रख दिया, जिससे उसकी मानसिक शक्ति उसमें प्रवेश कर गई और उसके औषधीय गुण तेजी से क्रिस्टलीकरण फार्मास्यूटिक्स में परिवर्तित हो गए। क्रिस्टलीकरण फार्मास्यूटिक्स। इस विचित्र दृश्य ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। ये किस तरह का अजीबोगरीब दांव था। अध्याय 320 रहस्यमय फार्मासिस्ट। तरल दवा को आग पर पकाना। क्या यह संभव भी है? क्या आपको डर नहीं लगता कि यह सूख जाएगी? वह किस तरह का इंटरस्टेलर मजाक कर रहा है? यह आदमी जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है। लगता है वह अमृत को परिष्कृत करने में असफल रहा है और सबूत मिटाना चाहता है। ... उपहासों का एक समूह। वीर की अपरंपरागत हरकतों पर सभी की निगाहें हंसी और उपहास से भरी थीं, मानो वे किसी मूर्ख को देख रहे हों। फिर भी वीर अपनी रसायन विद्या में लीन रहा। जैसे जैसे आग जलती गई, पानी धीरे धीरे वाष्पित होता गया, लेकिन औषधीय शक्ति कम नहीं हुई। उसकी मानसिक शक्ति ने उसे औषधि में दृढ़ता से समाहित कर लिया और आणविक संरचना तेजी से संयोजित होकर अत्यधिक क्रिस्टलीकृत हो गई। धीरे धीरे बैंगनी जेडाइट के समान एक क्रिस्टलीय पदार्थ उनकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। यह क्या है? क्या भूनने पर कोई अमृत क्रिस्टलीकृत हो सकता है? अद्भुत औषधि शोधन तकनीक। ... जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, वह अमृत पूरी तरह से वाष्पित नहीं हुआ, बल्कि उसमें एक अजीब तरह का क्रिस्टलीकरण हो गया। इस विचित्र तरीके ने उन्हें प्रशंसा से भर दिया। यहाँ तक कि काले बालों वाला वही युवक, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, भी आश्चर्य से देखने लगा। उसकी निगाहें कहीं टकटकी लगाए हुए थीं, वह विचारों में खोया हुआ था। दरार। लेकिन अगले ही पल वे सब स्तब्ध रह गए। वीर ने भौहें चढ़ाईं और तुरंत पीछे हट गया। धमाके के साथ बैंगनी रंग का जेडाइट एक कर्कश ध्वनि के साथ घनी दरारों में फट गया, फिर अचानक भीतर से फट गया, जिससे धुएं का एक बादल फूट पड़ा। एक शक्तिशाली औषधीय तूफान तेजी से आगे बढ़ा। आसपास मौजूद लोग समय रहते बचाव न कर पाने के कारण तुरंत घायल अवस्था में लाल पड़ गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उनके शरीर में जबरदस्ती बहुत अधिक मात्रा में तीव्र औषधि का इंजेक्शन लगा दिया गया हो, जिससे उनकी ऊर्जा और रक्त पूरी तरह उबलने लगे हों। निगलना। अमृत के विस्फोट का तूफान फैलने से पहले ही काले बालों वाला युवक अचानक हरकत में आया। उसने अपना मुंह खोला और एक अथाह गड्ढे की तरह गहरी सांस ली, और अगले ही पल उसने सारी औषधीय शक्ति अपने पेट में निगल ली। सब लोग ऐसे लग रहे थे मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे और वे काफी देर तक उन्हें बंद नहीं कर पा रहे थे। क्या इस आदमी का शरीर सचमुच लोहे का बना है? वह औषधीय शक्ति के विस्फोट को भी सहन कर सकता है। जीन फार्मासिस्ट होने के नाते वे सभी एक असफल औषधि के परिणामों से भलीभांति परिचित थे। औषधीय गुण, जो मूल रूप से मनुष्यों के लिए अत्यंत लाभकारी थे, अपरिवर्तनीय परिवर्तनों से गुजरेंगे, जिससे दवा जहर में बदल जाएगी, जिसके गंभीर दुष्प्रभाव होंगे और यहाँ तक कि संभावित रूप से घातक भी हो सकते हैं। इस युवक ने सचमुच इसे पूरा निगल लिया। इसका स्वाद तो लाजवाब है। इसमें औषधीय गुण भरपूर मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश ये बहुत विस्फोटक है। इसके दुष्प्रभाव बहुत गंभीर हैं। काले बालों वाले युवक ने होठों को चटकाते हुए गंभीरता से टिप्पणी की। वीर ने अपनी आंखों में दिख रहे आश्चर्य को काबू में किया, थोड़ी देर सोचा और फिर सिर हिलाया। विभिन्न औषधियों की औषधीय शक्तियों की आणविक संरचनाएं बहुत भिन्न होती हैं और क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया भी पूरी तरह से अलग होती है, जिसके लिए निरंतर शोध की आवश्यकता होती है। इसी वजह से उन्होंने एक साथ रसायन शास्त्र के लिए 3 सेट सामग्रियां ले लीं। अभी अभी उन्होंने देखा कि क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही थी और उन्होंने जानबूझकर कुछ भी नहीं बदला। हालांकि अंतिम क्षण में अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक बल प्रयोग और औषधीय गुणों के बीच अत्यधिक टकराव के कारण उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा। उन्होंने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यानपूर्वक विचार किया और उन्हें समझा, फिर काम करना जारी रखा। एक बार असफल होने के बाद भी वीर ने बिना किसी झिझक के दोबारा शुरुआत की। उनकी तकनीक व्यवस्थित और प्रवाहमय थी, जिसमें एक विशिष्ट लयबद्ध सुंदरता थी। इस तरह की औषधि शोधन तकनीक के साथ भले ही वह पहले कीमियागरी में असफल रहा हो, फिर भी यह सम्मान का पात्र था। अन्य फार्मासिस्टों ने तुरंत अपना ध्यान केंद्रित किया और पूरी ताकत से काम को परिष्कृत किया, जिससे एक चहल पहल भरा दृश्य बन गया। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने के योग्य इन व्यक्तियों के पास न केवल गहन साधना थी, बल्कि अविश्वसनीय रूप से उत्कृष्ट रसायन शास्त्र कौशल भी थे, जो विभिन्न अद्भुत औषधि शोधन तकनीकों का प्रदर्शन करते थे। जल प्रवाह को नियंत्रित करना, ज्वालाओं पर नियंत्रण, मौलिक शक्तियों पर महारत। विचित्र जीन शक्तियां हवा में गूंज उठीं और औषधि शोधन तकनीक में समाहित हो गईं।
तापमान, वायु प्रवाह, औषधीय शक्ति, सभी ने सूक्ष्म प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित की। अद्भुत औषधियों से भरी बोतलें धीरे धीरे आकार लेने लगीं। वीर ने इस दृश्य को देखा और स्वशिक्षित पृष्ठभूमि से होने के कारण उसने काफी अंतर्दृष्टि प्राप्त की। उन्होंने महसूस किया कि औषधि शोधन तकनीक जितनी उन्नत होती जाती है, उतनी ही अधिक आवश्यकता होती है कि न केवल औषधीय प्रभावों को नियंत्रित करने और मानव शरीर को प्रभावी ढंग से लक्षित करने के लिए मृत जीन के सार को गहराई से समझा जाए, बल्कि जीन शक्ति को भी उसमें एकीकृत किया जाए। यही असाधारण औषध विज्ञान का सार था। अन्यथा यदि ये केवल पदार्थों को जोड़ने की एक रासायनिक प्रक्रिया होती, तो मनुष्य कितने भी कुशल क्यों न हो, वे मशीनों से कैसे तुलना कर सकते थे। केवल जीन की शक्ति ही मनुष्यों में पाई जाती है। इस समय रसायन शास्त्र लगभग पूरा होने वाला था। वीर ने ज्यादा सोचे बिना अपने विचारों को इकट्ठा किया और क्रिस्टलीकरण फार्मास्यूटिक्स शुरू किया। मन की शक्ति से प्रेरित होकर ज्वालाओं ने तीव्र ऊष्मा उत्सर्जित की, जिससे घोल वाष्पीकृत हो गया, औषधीय अणु आपस में मिल गए और तेजी से क्रिस्टलीकृत हो गए। धीरे धीरे बैंगनी रंग का जेडाइट पत्थर बन गया। इसे आकार लेते देख वीर ने तुरंत आंच कम करना शुरू कर दिया। उसकी मानसिक शक्ति सूक्ष्म जगत में व्याप्त हो गई, जिससे औषधि की आणविक संरचनाओं को पूर्णतया संरेखित किया जा सका और धीरे धीरे तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सका। हालांकि तापमान में उतार चढ़ाव के कारण आणविक पदार्थों का एक छोटा समूह आपस में जुड़ने में विफल रहा, जिससे तुरंत ही एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो गई, जैसे चींटियों के घोंसले से एक बड़ा बांध टूट जाता है। वीर ने अपनी आंखें खोली और पाया कि बैंगनी क्रिस्टल पहले ही बिखर कर ढीली रेत के ढेर में बदल गया था और उसकी प्रभावशीलता पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। फिर से असफल हो गया। ये व्यक्ति सचमुच सनकी है। ये स्पष्ट रूप से एक अपरिपक्व तकनीक है, फिर भी वह इसका उपयोग सामग्री बर्बाद करने के लिए कर रहा है। वह इस मिशन को हथियाने के लिए पागल ही होगा। वीर की हरकतों पर करीब से नजर रख रहे फार्मासिस्टों ने राहत की सांस ली और सिर हिलाया। रसायन शास्त्र एक अविश्वसनीय रूप से सटीक तकनीक है। बाल बराबर की चूक भी हजारों मील की गलती का कारण बन सकती है। बहुत अधिक आग अच्छी नहीं होती। यदि आग का तापमान पर्याप्त रूप से उच्च नहीं है, तो तरल अमृतों को प्रभावी ढंग से क्रिस्टलीकृत करना भी मुश्किल होता है। वीर ने मन ही मन सोचा कि उसकी रसायन विद्या अभी भी बहुत रूढ़िवादी थी। लेकिन उन्होंने समस्या की जड़ को पहले ही समझ लिया था और 2 असफलताओं ने भी उनके आत्मविश्वास को जरा भी नहीं डिगाया। अगले ही पल वीर हिल गया। बिना ज्यादा आराम या समायोजन किए उन्होंने तुरंत दवा को परिष्कृत करना जारी रखा। उनकी तकनीक नाचती हुई तितली की तरह थी, जो और भी तेज होती जा रही थी, यहां तक कि अपने पीछे धुंधली छवियां भी छोड़ रही थी। जल्द ही एक अर्ध निर्मित जियानिटिन एलिक्सिर का प्रारंभिक रूप तैयार हो गया और वीर ने क्रिस्टलीकरण फार्मास्यूटिक्स को फिर से शुरू कर दिया। फिर से शुरू करना। यह आदमी अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। ये भी अच्छी बात है। इसका मतलब है कि हमारे लिए एक कम दुर्जय प्रतिद्वंद्वी। ... सभी लोग ठंडी निगाहों से देख रहे थे। उनकी आंखों के कोनों में दबी हुई खुशी की एक झलक थी। लेकिन वीर हमेशा की तरह दृढ़ निश्चयी था। इस बार उन्होंने साहसिक कदम उठाया, फिर भी उनकी तकनीक पहले की तरह ही स्थिर रही। उसकी मानसिक शक्ति अपने चरम पर सक्रिय हो गई, जिससे एक सघन नेटवर्क का निर्माण हुआ। दवा की प्रतिक्रिया में होने वाला हर सूक्ष्म परिवर्तन उसकी अनुभूति में था। औषधीय गुण आपस में इस प्रकार समाहित थे कि आंतरिक संरचना ने ज्यामितीय सौंदर्य से परिपूर्ण सटीक क्रिस्टलीय संरचनाएं बनाईं। असंख्य छोटे छोटे क्रिस्टल आपस में मिलकर एक पूर्ण चमकदार बैंगनी जेडाइट का निर्माण करते हैं। प्रकट होते ही ये सबसे खूबसूरत हीरे की तरह सबकी निगाहों को अपनी ओर खींच लेता है, मानो लंबे समय तक लोगों की नजरों में बसा रहता हो। ये वास्तव में सफल रहा। जब फार्मासिस्टों ने ये दृश्य देखा तो हंगामा मच गया। क्या औषधियां क्रिस्टलीकृत हो सकती हैं? क्या यह उपयोगी है? उस पुरुष ने ये कैसे किया? सबकी संदेह भरी निगाहों के बीच वीर क्रिस्टल को पकड़े हुए काले बालों वाले युवक के पास पहुंच गया था। मैंने शियानिटिन अमृत को परिष्कृत कर लिया है। क्या ये कोई अमृत है? काले बालों वाले व्यक्ति ने उसे उठाया और हीरे के समान दिखने वाले शियानिटिन अमृत से खेलने लगा और वह अवाक रह गया। नाम से ही स्पष्ट है कि अमृत एक तरल औषधि है, लेकिन यह अमृत जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वह आश्चर्य से पूछे बिना नहीं रह सका, ये किस प्रकार की तकनीक है? यह मेरी अनूठी क्रिस्टलीकरण औषधि तकनीक है। ये औषधियों के सघन शोधन की एक तकनीक है जिससे उनकी औषधीय शक्ति को अधिकतम किया जा सकता है। वीर ने शांत भाव से कहा। औषधीय शक्ति को अधिकतम करना कितना बड़ा दावा है।
काले बालों वाले युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसे आजमाना चाहूंगा। उसने बड़ी बेपरवाही से क्रिस्टलीकृत शियानिटियन अमृत को अपने मुंह में ऐसे डाल लिया जैसे कोई कैंडी खा रहा हो, बिल्कुल बेफिक्र होकर। लेकिन फिर उसका चेहरा सख्त हो गया और उसका शरीर एक कठपुतली की तरह स्थिर हो गया। उसकी त्वचा लहरदार हो रही थी, मानो उसके मांस में लावा की परतें उमड़ रही हों, जो उसे धधकते लाल रंग में रंग रही थी और उससे गर्म हवा निकल रही थी। वह किसी धधकती आग में भून रही मोटी बत्तख की तरह लग रहा था, मानो पूरी तरह से पक जाने वाला हो।